चलिए निकाल लीजिए आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट 1959। हम आर्म्स एक्ट के अंदर बहुत सारी कुछ चीजें देख चुके हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 और थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जाना कि भाई आर्म्स एक्ट जो है वो आया क्यों, कैसे इसको लाया गया, किसके ऊपर कंट्रोल करना था, ये सारी चीजें हम बात कर चुके थे। इसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल जैसी चीजें जो हैं इसके अंदर वो भी बताई थी कि क्या काम है इसका, मेन सब्जेक्ट मैटर है क्या। तो इन्होंने क्या डील किया था, ये सब्जेक्ट किससे डील करता है, दो चीजों से डील करता है। वो है आपके सामने आर्म्स, और दूसरा क्या है, अम्यूनिशन। ठीक है ना। तो हमारे सामने जो हथियार हैं, एक तो वो, और दूसरा उन हथियारों को जिस चीज से इस्तेमाल किया जाता है उनके अंदर गोला गोला बारूद डाल करके अम्यूनिशन, उसकी जरूरत होती है। तो मैंने आपको दो चीजें भी बताई थी कल, जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी कि अम्यूनिशन जो है, क्या उसके अंदर फायर आर्म्स इंक्लूड होते हैं, नहीं होते। ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले आपसे कोई आर्म्स जो है, क्या उनके अंदर फायर आर्म इंक्लूड होते हैं, बताइए यस, हाँ या ना। होते हैं। होते हैं ना। तो हमने कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पर जिक्र किया था, जिनके बारे में डेफिनेशन क्लॉज हमने सेक्शन नंबर 2 पढ़ा था। सेक्शन नंबर 1 में हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में जाना था। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि एक्ट नंबर बताइए, तो आपने क्या बताया था, 54। 54 बिल्कुल सही है। 54 1959। ठीक है ना। तो और अगर एनफोर्समेंट डेट पूछ ली जाए तो एनफोर्समेंट होती है जिस दिन लागू हुआ है, 1 अक्टूबर 1962। प्रेसिडेंट की असेंट, जिस दिन राष्ट्रपति ने सहमति दी है, क्या बोलेंगे उसे, बताइए डेट क्या है। डेट ऑफ अडॉप्शन में बोल सकते हैं हम इसको। 23 23 दिसंबर 1959। ठीक है। तो हमारे सामने ये सारी डेट्स आ गई थी। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि ये किसके ऊपर लागू होता है, मतलब ये जो एक्ट है, ये कानून है, ये कहाँ पर लागू होता है, तो हमें ये भी पता चल गया था। तो हमने कहा कि पूरा इंडिया, होल इंडिया के ऊपर लागू होता है। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि होल इंडिया क्या चीज है, तो हमने क्या पढ़ा था उसके लिए, क्या है आर्टिकल होल 1। इंडिया, कैसे पता चलेगा इंडिया कैसे डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल हमने 1 में। क्या पढ़ा था उसको, आईपीसी में भी नहीं डिफाइन है इंडिया क्या है, बताइए क्या है। आर्टिकल 1। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल नंबर 1 का क्लॉज नंबर 3 जो है वो ये बताता है कि जब आप शेड्यूल पढ़ते हो, अनुसूचियां, तो वहां पर पहला ही शेड्यूल जो है आपको इसके बारे में जिक्र करता है, जिसके अंदर 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी। और अगर कोई एक्वायर या एक्विजिशन किया जाता है कोई टेरिटरी, तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। फिर हमारे सामने सेक्शन नंबर 2 के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर हमने सबसे पहला ही शब्द पढ़ा था, एक्विजिशन क्या होता है। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन जो है इसके अंदर, ये आपकी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं, उनमें से पहली डेफिनेशन है एक्विजिशन की, दूसरी है अम्यूनिशन की। ठीक है। तीसरी, ध्यान रखना, अम्यूनिशन को अंदर से पूछा जा सकता है, ये केवल अम्यूनिशन ये नहीं पूछेगा कि अम्यूनिशन डिफाइन कहाँ है, ऐसा नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि अम्यूनिशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे वो पूछेगा वहां पर रॉकेट, ग्रेनेड, है ना, बॉम्ब, ऐसी सारी चीजें उसमें आएंगी, जैसे गैस, नॉक्सियस लिक्विड गैस, ऐसी चीजें भी आएंगी उसके अंदर। और तीसरा, चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, या उनमें से वो ऐसे भी उसे बना सकता है कि बताइए इसमें से अम्यूनिशन के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है। और उसके अंदर पता है क्या ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबव के साथ साथ वहां पर लिखा होगा फायर आर्म्स। तो ऐसे करके आपके सामने सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरीके से, जैसे हमने अभी अम्यूनिशन के बारे में जाना, इसी तरीके से कौन सा सेक्शन है ये, सेक्शन नंबर 2 बी। ऐसे ही है सेक्शन नंबर 2 सी।
कौन सा है, आर्म्स की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। आर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आर्म्स केवल, आर्म्स एक जो है अपने आप में बहुत वाइड एंगल रखता है, बहुत व्यापक शब्द है, जिसके अंदर फायर आर्म्स भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो जिनसे गोली, फायर आर्म्स में गोली मतलब बंदूक बंदूक होती है, अलग अलग तरीके की राइफल्स होती है, माउजर होती है, अलग अलग तरीके की गन्स होती हैं, वो सब फायर आर्म्स में आती हैं। रॉकेट लॉन्चर भी फायर आर्म में आता है। लेकिन बात वो नहीं है, तोपें भी फायर आर्म्स में आती है, जिसे आर्टिलरी कहते हैं अपन। बात वो नहीं है, बात ये है कि क्या यही आर्म्स होते हैं क्या? क्या तलवार आर्म्स में नहीं आती है? बोलो। तलवार जो आती है। है, क्या वो आर्म्स में नहीं आती है? बिल्कुल आती है। चाकू, छुरे, क्या ये आर्म्स में नहीं आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो या तो नोटिफाई कर रखा हो कि कौन सी चीजें आर्म्स में आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी। अम्यूनिशन क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा हो कौन सी चीज आर्म्स में आएंगी, कौन सी चीज आर्म्स अम्यूनिशन में आएंगी कि नहीं आएंगी। तो वो चीजें तो आएंगी, लेकिन ये कहता है कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आर्म्स की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। अब ध्यान रखना कि आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछेगा। पूछेगा कैसे, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या पूछ रहा है वो वहां पर, कि बताइए आर्म्स की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है। जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं, वो सारी चीजें आर्म्स के अंदर इंक्लूड। जो टॉयज हैं आपके, जिनको आप एक आर्टिफिशियल गन के तौर पर बाजार से खरीद के ले आए, दिखती जैसे वैसी है फायर आर्म्स की तरह, लेकिन है नहीं, तो वो टॉयज जो है, क्या वो भी इसके अंदर आ जाएगा क्या? क्या लाठी जो है वो आ जाएगी क्या? जो फावड़ा होता है जिससे कुदाली करते हैं, और अलग अलग तरीके के जो वहां पर इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, तो क्या वो भी उसमें आ जाएंगे क्या? एक होता है दरांत, जिससे फसल काटी जाती है, वो ऐसे गोल घूम के होता है ना, ऐसे करके। थोड़ा सा और स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूं मैं इसका, ऐसे करके होती है वो शायद। तो ऐसे करके होती है, तो क्या ये भी वेपन के अंदर अंतर्गत आएगा क्या? तो ऐसी तरीके की चीजों को यहां पर समझाया गया है कि ये आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है। लाठी, लाठी तो देखा है ना, लाठी से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो भी वेपन के तौर पे आएगी? तो ये सारी चीजों को यहाँ आर्म्स की डेफिनेशन में समझाया गया है। क्लियर होगी मेरी बात? हम इसके बारे में पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। फिर एक और डेफिनेशन आपके सामने आती है, सेक्शन नंबर 2D, मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन यहां पर समझाई गई है। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि वैसे तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को समझते हो सीआरपीसी के तहत, सेक्शन नंबर कौन सा, 20। सेक्शन नंबर 20 में आपको समझाया गया है मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसे कहा जाता है, ये तो पता है ना आपको। लेकिन जब आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पढ़ते हो, तो उसी के अंदर बता रखा है कि उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक व्यक्ति कौन बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है। ऐसे ही पढ़ा है आपने। तो उसी में से ही एक छठा या पांचवा पॉइंट उसका वो कहता है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस भी जो होता है, वो भी एक मजिस्ट्रेट की रैंक का होता है। ऐसे ही माना है ना हमने। तो सेम यही लाइन को आर्म्स एक्ट के लिए इस्तेमाल किया है। केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहां पर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नहीं कहा गया है, उसके लिए अलग से इन्होंने डिफाइन किया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। देखो यहां पर नीचे लिखा हुआ है, आप जब डबल एफ पढ़ोगे ना, पढ़ो वहां पे, सेक्शन नंबर 2 का डबल एफ में मजिस्ट्रेट को समझाया गया है। तो उन्होंने कहा है मजिस्ट्रेट का मतलब, जब शब्द मजिस्ट्रेट लिखा है, तो उसका मतलब आपको समझना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। लेकिन जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा है, तो वहां पर उसका मतलब क्या हो जाएगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस आयुक्त जिसको बोलते हैं हम, वो हो जाएगा। इसके अलावा उसी के रैंक के जो भी व्यक्ति होते हैं, जैसे डेप्यूटी कमिश्नर होता है ना, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो भी इसमें आ जाएगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इस तरीके के जो लोग हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट जो है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से किसी को वेरी डेजिग्नेशन दे दे कि भाई आज से ये व्यक्ति है, तो उसको ये इसके तहत, इस डेफिनेशन के तहत ले लिया जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है क्या अपनी? चलिए आगे। मैंने फायर आर्म्स बताई दी हैं, जिनके अंदर आग लगा करके या चिंगारी लगा करके या चार्ज करके उनको फायर किया जा सकता हो, वो हर चीज फायर आर्म के अंदर आती है।
इसके अलावा मशीनें जो उन फायर आर्म्स को ले जाने के लिए काम में ली जाती हैं वो भी आती है, उनको पार्ट को बनाने के लिए जो काम में आती है वो भी फायर आर्म का ही भाग होता है। ये सारी चीजें फायर आर्म्स है। लेकिन क्या आप बंदूक के अंदर जो गोली डाली जाती है क्या उस गोली को भी फायर आर्म्स बोल दोगे क्या? गोली किस में आएगी? आर्म्स में, एम्यूनेशन में। अम्यूनिशन में आएगी, गोला बारूद में आएगी भाई। तुम फायर आर्म्स में और आर्म्स में कैसे ले जाओगे उसे? और एक्विजिशन बोला आपने, क्या बोला? वो तो एक्विजिशन है। एक्विजिशन का मतलब अर्चन से क्या मतलब है? अम्यूनिशन में आएगा। ठीक है। हम्म। अम्यूनिशन का मतलब गोला बारूद से समझ लो, बस इतना सा है। चलिए, अब देखो यहां पर एक शब्द मैं और बता देता हूं आपको। लाइसेंस अथॉरिटी आपको पता ही है। लाइसेंस अथॉरिटी जो लाइसेंस देती है। लाइसेंस क्या होता है आपको पता है? जो अथॉरिटी ने जिसके लिए परमिशन दी है कि आप गोला और बारूद या अम्यूनिशन या अपन कह सकते हैं फायर आर्म्स रख सकते हो, आर्म्स रख सकते हो, उसके लिए जो परमिशन दी जाती है वो लाइसेंस कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज जो है आपके लिए वो समझनी है। प्रिस्क्राइब्ड शब्द मैंने आपको कल भी समझाया था। प्रिस्क्राइब का मतलब है कि जो रूल रेगुलेशंस इस एक्ट के लिए बनाए गए हैं जिससे ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड। अब ये शब्द कहीं कहीं लिखा आएगा आपको बाद में प्रोविजन में, मैंने कल भी बताया था। ये बाद में लिखा आएगा तो आपको इसका मतलब समझना है क्या होता है। दूसरा यहां पर एक और शब्द है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर स्टार लगा लो, 2H। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार आ चुका है और ये वापस से आ सकता है। प्रोहिबिटेड अम्यूनेशन क्या होता है? मतलब ऐसा कोई गोला बारूद या उस तरीके से डिजाइन किया हुआ बारूद या गोला जिसके अंदर कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर कोई गैस, लिक्विड और ऐसी चीज जहरीली पदार्थ भरा हुआ है, ऐसा कोई एलिमेंट भरा हुआ है जिससे एक्सप्लोजन होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती। तो ऐसी चीजों को गवर्नमेंट तो कहेगी नहीं कि घर में रखो, बोलो रखने के लिए कहेगी क्या? ये सब चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, ये माइंस ही नहीं कह रहा। तो जिनको गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तरीके से नोटिफाई कर दिया हो ऐसी सारी चीजें प्रोहिबिटेड अम्यूनेशन में आती हैं। क्लियर होगी बात? तो इनको आप खरीद सकते हो क्या? रख सकते हो क्या अपने पास? बेच सकते हो क्या? कोई कुछ कर नहीं सकता है इनका। ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में और जिनको उनको ही ये रखने की अनुमति होती है जिनके पास लाइसेंस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको परमिशन देती है। ये हर कोई नहीं रख सकता अपने पास। नहीं तो पता चले कि यहाँ अपने पास घर में रख रखा है और घर में ही फोड़ दे, और घर में ना फोड़े तो किसी को दे रहा है तो वो किसी और को फोड़ के आ रहा है ना? तो ऐसी सारी चीजें यहाँ पर ध्यान देने के लिए हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। रॉकेट, रॉकेट देगा कि किसी को? कोई आम आदमी अपने घर में रखेगा रॉकेट? बॉम्ब है, ग्रेनेड्स हैं, शेल्स हैं। शेल्स भी एक रॉकेट, एक मिसाइल ही होती है, छोटे छोटे तौर पे होती है ये, है ना? तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सबमरीन के अंदर जो टर्पीडो लगाई जाती हैं वो इसके अंदर आती हैं। माइनिंग करने के लिए जो सबमरीन में जो पानी के अंदर जाल बिछाया जाता है ना, फ्यूजेस, फ्रिक्शन, जो जंगलों में लगाए जाते हैं, ठीक है, ऐसी सारी चीजें आ जाती। आगे प्रोहिबिटेड आर्म्स क्या होते हैं इसे समझ लो। मैंने कल भी इसके बारे में समझाया था। प्रोहिबिटेड आर्म्स वो आर्म्स होते हैं, ये भी इसके ऊपर भी आप स्टार लगा सकते हो क्योंकि ये शब्द आएंगे आपके आगे, है ना? प्रोहिबिटेड आर्म्स बोलते हैं उन आर्म्स को, ध्यान रखना। आर्म्स की डेफिनेशन तो आप पढ़ चुके हो कि आर्म्स के अंदर फायर आर्म्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ये तो पढ़ लिया ना आपने? आर्म्स के अंदर क्या है? फायर आर्म्स भी इंक्लूडेड होते हैं, सेक्शन नंबर 2C कहता है। तो अब ये जब आर्म्स की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये फायर आर्म्स की भी बात कर रहा है और उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई गई है। तो आपने सुना होगा AK-47 के बारे में, मैंने जैसे कल जिक्र किया था। और ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारी गन होती हैं जो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक होती हैं। मतलब एक बार ट्रिगर दबाया तो वो 500 गोली एक साथ मार देती है निकाल के। और बटन दबा बंद कर, बटन जैसे ही उस पर प्रेस करोगे जब ही जाके बंद होगी, तो लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये ज्यादा खतरनाक होगी कि नहीं हुई? भाई एक तो आपके पास बंदूक है उसमें से केवल एक ही गोली निकल रही है और एक 500 गोली एक साथ निकाल रही है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी? आपने अभी वो KGF मूवी देखी थी, उसके अंदर वो बड़ी सी गन लेके आता है खतरनाक वाली। तो ऐसे जो आर्म्स हैं जिनमें से फायर करने के लगातार निकलती रहती हैं, वो आर्म्स जो होते हैं वो प्रोहिबिटेड हैं। क्लियर होगी बात? बस यही चीज यहां पर बताई गई है।
मिसाइल्स को जो दागती हो, ऐसी कोई चीज है जो लगातार एक बार बटन दबाने पर और वो मिसाइल्स को निकालती रहती है, वो भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर ऐसे तरीके के कोई भी वेपन्स बने हुए हैं जिनमें कोई गैस निकलती हो, है ना, लिक्विड गैस, ये जो नॉक्सियस मतलब जहरीली गैसेस होती हैं, लिक्विड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, या किसी अदर तरीके से सब्सटेंस में हो, अगर वो किसी कंटेनर में भरी हुई है और वो वेपन चलाने पर वो फैल जाती है सारी जगह, तो उसके ऊपर भी प्रोहिबिशन लगाया गया है। ये प्रोहिबिटेड आर्म्स होते हैं आपके, इनके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अब इनको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे मैंने कल बताया था, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है ऊपर और एयरक्राफ्ट को नीचे से आप क्या कर रहे हो, शूट कर रहे हो, तो ऐसा कोई वेपन जो एयरक्राफ्ट को शूट कर सके तो वो आप घर में रखने देगा कोई? तो ऐसी चीजों को एंटी एंटी एयरक्राफ्ट बोला जाता है। ऐसे ही आर्टिलरी होती है, तोप, घर में रखे जाने लायक नहीं होती। किलों पे आपने देखी होंगी ऐसी जो तोपें होती हैं, आजकल वैसी हैं जो मतलब इनको तो बहुत भारी भरकम होती हैं, लेकिन आजकल की जो तोपें होती हैं वो छोटी छोटे तौर पे होती हैं। तो उनके लिए भी प्रोहिबिशन किया है। एंटी टैंक फायर आर्म वो होते हैं जो टैंक को उड़ाने का काम करते हैं। तो मतलब टैंक के अंदर, खुद के अंदर ही 10-20 हजार किलो वजन होता है, और उसको उसके अंदर खुद में तोप होती है, और उस टैंक को उड़ाने के लिए भी कोई ऐसा वेपन है तो वो कितना खतरनाक होएगा। तो उसको भी यहाँ पर प्रोहिबिट किया है। ठीक है। तो हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया है। तो ये आपका रिवीजन हो गया है। अब हमारे सामने आता है सेक्शन नंबर 3। आपके सिलेबस में सेक्शन नंबर 3 से लेकर के कितने हैं, 12 तक के ये पूरा चैप्टर है। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर है 2। ठीक है। तो पहला चैप्टर को मैंने हमेशा बताया है कि टाइटल पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको अगर टाइटल आता है पढ़ना किसी भी बीएड का, तो अंदर की सारे मटेरियल आपको पता होंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहला लिखा है एक्विजिशन। एक्विजिशन को हमने पढ़ा था क्या, सेक्शन नंबर 2A में पढ़ा था। फिर लिखा है पजेशन। ठीक है। एक्विजिशन से ही क्या आता है आपके पास, किसी चीज का पजेशन आता है। आपने किसी चीज को एक्वायर किया है तो आपके पास पजेशन आएगा कि नहीं आएगा? आपको किसी ने गिफ्ट में दिया है तो आपके पास पजेशन आएगा। आपने उसे खरीदा है तब भी आपके पास पजेशन आएगा। आपने बोरो किया है तब भी आपके पास उसका क्या आएगा, पजेशन आएगा। ऐसे ही है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर मतलब किसी हथियार का निर्माण करना। तो ध्यान रखना, आपने क्या किया है, किसी हथियार को, आर्म्स को, फायर आर्म्स को या अम्यूनिशन को एक्वायर किया है, एक्विजिशन किया है, पोजेशन में लिया है, मैन्युफैक्चरिंग की है उसकी। आगे लिखा है सेल करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, एंड ट्रांसपोर्ट करना। किन को करना, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपने प्रियम्बल पढ़ी थी इसकी, याद है? प्रियम्बल में मैंने 2 सब्जेक्ट मैटर बताए थे। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये सब्जेक्ट जो है, आर्म्स एक्ट 1959, किन चीजों से डील करता है? तो ध्यान रखना, इसका प्रियम्बल केवल ये कहता है कि ये आर्म्स से और किससे डील करता है, अम्यूनिशन से डील करता है। क्लियर होगी बातें? चलिए। तो यहां पर एक्विजिशन हो रहा है किसका, आर्म्स का, अम्यूनिशन का। पोजेशन में लिया जा रहा है आर्म्स को, अम्यूनिशन को। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की जा रही है, आर्म्स की और अम्यूनिशन की। सेल किसको किया जा रहा है, आर्म्स को और अम्यूनिशन को। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब समझ रहे हो ना, इंपोर्ट मतलब भारत में लेके आया जा रहा है किसी हथियार को बाहर से, और एक्सपोर्ट मतलब आप भारत से हथियारों को बाहर भेज रहे हो, तो वो भी अम्यूनिशन और इसको कहा जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्ट भी 2-3 तरीके से होता है। एक तो होता है जल, एक होता है थल, और एक होता है नभ। अब इन जल थल नभ को समझ लो क्या होता है। जल का मतलब है पानी के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, जहाजों के थ्रू। नभ का मतलब हुआ कि एयरक्राफ्ट के थ्रू, मतलब एरोप्लेन के थ्रू या हवाई जहाज के थ्रू आप उनका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो। और तीसरा तरीका होता है ट्रकों के अंदर भर के, मतलब लैंड के थ्रू, एक लैंड से दूसरे लैंड पर भेज रहे हो, उसे कह रहा है ट्रांसपोर्ट। और उसी ट्रांसपोर्ट से आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन और एक्विजिशन भी ले सकते हो। क्लियर होगी सारी बातें?
यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में बात की गई है लाइसेंस फॉर द एक्विजिशन और पोजेशन ऑफ द फायर आर्म्स और अम्यूनिशन। सबसे पहले इसने दो शब्दों को यहां पर लिया है, पहला है एक्विजिशन और पोजेशन। इसको अगर आपको रखना है और उसमें आप क्या रखना चाहते हो, किसी आर्म और अम्यूनिशन को रखना चाहते हो, उनका एक्विजिशन या पोजेशन करना चाहते हो, तो सेक्शन 3 ये कहता है कि उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी, लाइसेंस की जरूरत होगी, लाइसेंस की जरूरत होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जनरल रूल सेक्शन नंबर 1 क्लास, सेक्शन नंबर 1 जो है इसका, वो जनरल रूल बताता है कि आप बिना लाइसेंस के ना तो किसी चीज को एक्विजिशन में लोगे और ना ही पोजेशन में लोगे। पहला रूल ये कहता है इसका, लिखा है नो पर्सन शैल। तो नो को आप कैसे पढ़ोगे, नो पर्सन, पर्सन शैल नॉट एक्वायर, ना तो कोई व्यक्ति, व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो। शैल नॉट एक्वायर हैव इन पोजेशन, ना तो वो अपने पोजेशन में रखेगा, ना ही एक्वायर करेगा और ना ही कैरी करेगा किसी भी फायर आर्म और अम्यूनिशन को, जब तक कि उसके पास क्या ना हो, इस एक्ट के प्रोविजन के अनुसार लाइसेंस ना हो, या कोई और जो रूल्स बने हुए हैं इस एक्ट के तहत, उनके तहत उसके पास लाइसेंस या उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उसके तहत लाइसेंस अगर नहीं भी है तब भी उसने उन प्रोविजंस को फॉलो किया है, तब भी क्या मान लिया जाएगा, बोलो, तब भी ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एक्वायर और पोजेशन रख सकता है। क्लियर होगी सारी बातें। अब देखिए इसका प्रोवाइजो क्या कहता है। ये था जनरल रूल, ध्यान रखना क्या है ये, जनरल रूल, बिना लाइसेंस के आप हथियारों को ना एक्वायर कर सकते हो और ना ही पोजेशन में ले सकते हो। तो आप अभी ये क्या कह रहा है कि पर्सन, अब प्रोवाइजो में क्या कहेगा, इसके अपोजिट बात कहेगा कि भैया लाइसेंस के बिना भी क्या आप पोजेशन में और एक्विजिशन में रख सकते हो क्या, तो बिल्कुल यही बात कहना चाहता है। लेकिन कब रख सकते हो, तो ये कहता है, ध्यान से सुनना इस बात को, ये कहता है कि यहां पर तो आप ना तो कैरी कर सकते थे, शब्द लिखे हुए थे वहां पर, कैरी मतलब लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाना, या आप हथियार को अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हो उसको भी कैरी कह रहा है ये, है ना। और दूसरा यहां पर शब्द लिखा था एक्वायर, मतलब आपने घर पर ही रख रखा है, पोजेशन में रख रखा है, या किसी से ले रहे हो, एक्विजिशन का शब्द तो ये पढ़ा था ना हमने। तो वो भी तीनों शब्दों को यहां पर डिनोट कर रहा है। अब ध्यान से सुनना एक एक शब्द ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, आपके पास लाइसेंस तो नहीं है, लाइसेंस दूसरे का है तो मतलब हथियार भी दूसरे ने खरीदा होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको इसलिए सौंपा है कि इसमें क्या करवाना है आपको, कोई चीजों का चेंज करवाना है, उसको रिपेयर करवाना है, उसका लाइसेंस जो है रिन्यू करवाना है, या ओनर जो है, उस एक्चुअल ओनर जो है, उस लाइसेंस होल्डर जो है, जिसके जिसकी वो बंदूक है, जिसका वो फायर आर्म है, वो कह रहा है इस पर्टिकुलर चीज को मेरे लिए ला के दो, जैसे सर्वेंट से कह दिया उसने। क्लियर हो रही है बात। अब सर्वेंट के पास लाइसेंस है क्या उस चीज का, लेकिन सर्वेंट से कह दिया ना, तो उसने कैरी किया कि नहीं किया उसे यहां से वहां तक, तो कह रहा है ऐसे काम वो कर सकता है। क्लियर होगी सारी बातें। देख लीजिए शब्दों को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लिखा है दैट अ पर्सन में विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस, वो व्यक्ति की, उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसके पास लाइसेंस नहीं है। तो अब वो व्यक्ति है कौन, तो जनरल रूल तो पड़ा था लाइसेंस होना चाहिए, तो वो क्या कर रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, कैरी एनी फायर आर्म और अम्यूनिशन इन द प्रेजेंस और अंडर द रिटन अथॉरिटी। अब प्रेजेंस किसकी, जो लाइसेंस होल्डर है, किसकी प्रेजेंस में मांगा जा रहा है, लाइसेंस होल्डर। जैसे कि, जैसे मैं लाइसेंस होल्डर हूं, मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है, लेकिन मेरे आर्म को या मेरी जो फायर आर्म है उसको लेके आने के लिए मैंने किसी और को अथॉरिटी दे दी है, या उसे ले जाने की अथॉरिटी दे दी है, किस पर्पस के लिए, तो ध्यान रखो ये पर्पस क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा प्री का। तो पहले देखिए क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, रिटन अथॉरिटी दी है उसने इस तरीके की, तो देखिए लिखा है पहला रिपेयर, ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए बहुत अच्छा, रिपेयर के लिए दे सकता है पहला।
दूसरा लिखा है रिन्यूअल फॉर द लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस। जैसे सपोज करो आपका लाइसेंस जो है वो खत्म होने वाला है, उसका टाइम पीरियड एक्सपायर होने वाला है, तो लाइसेंस तभी मिलता है जब आप बंदूक को उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के सामने पेश करते हो। तो आपसे बंदूक मंगाई गई, तो उसका रिन्यू कब होगा? तब जो बंदूक लाके दोगी, कौन सी तरीके की बंदूक कैसी है वो सारी चेक की जाएगी, ठीक है? तो तभी आपका लाइसेंस रिन्यू होता है। तो रिन्यू करने के, लाइसेंस के रिन्यू करने के लिए भी उसे मंगाया जा सकता है। और फॉर द यूज बाय द होल्डर, या यूज करना चाहता है उसे होल्डर, तो उसने आपसे कह के मंगवाई है। तो ये तीन तरीके हैं, इन तीन तरीकों को याद रखना। और तीसरा चौथा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर होगी बात? ये आपका प्रोवाइस होगा। यहां तक कोई डाउट है, किसी को पूछना है कुछ? बताइए, किसी को कुछ भी पूछना है, जनरल रूल प्रोवाइजो से कुछ पूछना हो? सर चलो। ये लिखा हुआ ना इसमें इन द परजेंस, इसका हाँ मतलब हाँ हाँ, बोलिए। इन द प्रेजेंस का, इन द परजेंस का मतलब क्या होगा? इन द प्रेजेंस को आगे आगे पढ़ना पड़ेगा आपको। यहां पर कॉमा लगा करके उसने आगे लिखा है उसके लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस। लाइसेंस होल्डर की प्रेजेंस में, ऐसे पढ़ोगे इसे शब्द को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो होता है, बिल्कुल। नहीं तो उसे कोर्ट, वो पुलिस वाले पकड़ नहीं लेंगे क्या? उससे पूछेंगे लाइसेंस कहाँ है, और वो लेके चला गया, तो वो अथॉरिटी में, रिटर्न अथॉरिटी तो दिखाएगा। जैसे वीआईपी पर्सन होते हैं, क्या वो खुद अपने लाइसेंस को लेकर के जाते हैं क्या? जितने भी बड़े बड़े वीआईपी पर्सन होते हैं उनके पास, सबके पास लाइसेंस होता है, बंदूक फायर आर्म्स रखते ही हैं वो लोग। तो क्या अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए खुद जाते हैं क्या वो? बोलो, उनके पास इतना टाइम है? वो उसी के लिए प्रोविजन है। सर हाँ जी। ये इसमें केवल केरी के बारे में ही बात कर रहा है, यानी कि केरी के लिए ही ये कर सकता है, ओनली लाइसेंस नहीं होता है तो भी वो, लेकिन किसके लिए, किसके पोजीशन और लिए? केरी करना मतलब केरी के लिए ही तो बोला है ना तो इसमें। कैरी कर क्यों रहा है? मैंने पर्पज बताई, वो पर्पज इंपॉर्टेंट है, कैरी इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, एक पर्पस मतलब कि एक केरी के लिए ही तो कर रहा है ना, एक्वायर और पोजीशन के लिए तो नहीं कर रहा। तो पजेशन नहीं आ रहा कैरी करने पे उसके पास? तो इसमें एक वर्ड तो ओनली केरी डिफाइन किया है। अरे भाई, समझ में ही नहीं आया आपको मैं क्या समझा रहा हूँ? अरे आप कैरी पर ध्यान क्यों दे रही हो? वो लेकर के जा रहा है, लेके कहाँ जाएगा? पजेशन में आएगी ना उसके कोई चीज, तभी तो कैरी करेगा किसी चीज को। तो वो पजेशन में आई है तभी उसने कैरी किया है, लेकिन वो पजेशन में कब आई? उसको लाइसेंस होल्डर ने परमिशन दी है इस चीज की। और वो कहाँ जा रहा है उसे लेकर के, मेन बात वो है। ओके। रिपेयर करवाने लेके जा रहा है, मरम्मत करवाएगा उसकी। दूसरा, लाइसेंस रिन्यू करवा रहा है, या होल्डर ने मंगाया है कि भाई मेरे पास लाके दो उसको। चलो आगे देखिए। इतना डीपली मत घुसो, मैं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। इतना शब्दों पर फोकस मत करो कि कैरी को कैसे पढ़ोगे। वो तो मैंने आपको बताया कि पर्पस क्या समझा रखे हैं। आगे आगे देखिए, लिखा है सबसेक्शन नंबर 2 में, काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन नंबर 1। आपने अभी जनरल रूल पढ़ा था ना कि लाइसेंस होना चाहिए हर किसी के पास, तभी आप कैरी कर सकते हो, पोजेशन में रख सकते हो, एक्विजिशन में रख सकते हो। तो अब वही चीज को आगे समझा रहा है कि अब आपने जो सबसेक्शन नंबर 1 में जो भी बात पढ़ी है, तो ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में से। क्या कह रहा है इसके लिए? कि सबसेक्शन नंबर 1 में जो भी बात पढ़ी है वो सब बात ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है अपने पोजेशन में या कैरी नहीं कर सकता दो आर्म से या दो फायर आर्म से ज्यादा के। आपके पास लाइसेंस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप दो फायर आर्म से ज्यादा एक बार में कैरी नहीं करोगे। लेकिन इसने क्या समझाया है, लिख दिया,
अदर देन पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन नंबर 3, मतलब सबसेक्शन नंबर 3 इसका एक्सेप्शन है कि किस व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि कोई और जो सबसेक्शन नंबर 3 में आते हैं वो 2 से ज्यादा भी फायर आर्म्स क्या कर सकते हैं, बोलो, वो 2 से ज्यादा फायर आर्म्स को भी कैरी कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और जनरल रूल बन गया, इसी के अपोजिट की लाइसेंस है आपके पास, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 5-5 10-10 हथियारों को एक साथ लेके जा रहे हो, पता चले आप कहीं पर आपकी हथियारों को देख करके वैसे ही डर जाए आदमी कोई, बोलो, पब्लिक मेंटेन रहेगी, पब्लिक पीस मेंटेन रहेगी क्या, पता चले आप कहीं और अपने आप ही सस्पिशन हो जाएगा किसी पुलिस वाले कोई, पहले ही पकड़ लेगा आपको ऐसे काम करते हुए देखते हुए, ठीक है ना। तो इसलिए 2 से ज्यादा, पहले ये परमिशन जो थी 3 थी, अब कितनी कर दी है, केवल 2 के लिए परमिशन कर दी है कि 2 ही हथियार रख सकते हो, ठीक है। ये आपका जो एक्ट है 2019 से चेंज हो गया था, मतलब 2019 में आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें इसको चेंज कर दिया गया है। यहां तक क्लियर है क्या सारी बातें? तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि एक बार में कितने लाइसेंस होने के बावजूद भी कितने फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हैं, तो केवल 2, चाहे वो खुद हो चाहे कोई और हो। क्लियर होगी सारी बातें? चलिए, अब देखिए कि इसने ऐसा क्या लिखा है इसके अंदर जो 2019 में, कि अब इसने जब 2 ही के लिए बोल दिया है, ध्यान से सुनना, जब 2 ही फायर आर्म्स को रखने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए कह दिया, तो फिर जो बाकी उसके पास फायर आर्म्स है उनका करेगा क्या वो? तो अब इसके बारे में सुनिए ये क्या बता रहा है। तो इसने क्या बता दिया कि मैक्सिमम आप कितने कैरी कर सकते हो, 2 फायर आर्म्स कैरी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन नंबर 3, सबसेक्शन नंबर 3 में क्या बता रखा है कि अगर 2 से ज्यादा आपके पास फायर आर्म है, जब कैरी, एक्विजिशन और पोजेशन की बात इसने पहले ही कह दी कि 2 से ज्यादा नहीं कर सकते, तो फिर उनका क्या करोगे बाकियों का? तो ये कह रहा है कि ऐसा करो, उन सारे फायर आर्म को आप कहां पर ले जाइए, उनके पास ले जाइए जिन्होंने आपको इस चीज का लाइसेंस दिया था, मतलब उस डीलर के पास ले जाइए जिससे जिससे आपने वो बंदूकें खरीदी थी। और यदि आप कोई आर्म फोर्सेस के मेंबर हो, तो आर्म फोर्सेस के मेंबर हो या किसी नेवी के अंदर हो, तो जहां से आपने वो चीज ली है उनको वो वापस दे दीजिए। बात समझ में आ रही मेरी सारी? हाँ हाँ, सब मैं बताऊंगा आगे। तो ये क्या चीजें बता रहा है, तो वो सारी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, मैं तो आपको एक जनरल रूल बता रहा हूं कि क्या चल रहा है इसके अंदर। तो अब ये करेगा क्या ऐसे केस में, तो इसने 2019 का अमेंडमेंट करने से क्या कह दिया कि जिस दिन से हम इसका कमेंसमेंट कर रहे हैं उस दिन की डेट से क्या होगा, तो जैसे कि आपको पता है इसमें 14 दिसंबर से, शायद 14 दिसंबर है, तो 14 दिसंबर 2019 को कमेंसमेंट हुआ था, तो 1 साल का टाइम पीरियड दिया जा रहा है आपको। देखो यहां पे लिखा है सच फायर आर्म्स शेल डिपॉजिट, आपको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे विद इन अ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट रिमेनिंग फायर आर्म विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। कहां कहां कराओगे उसके बारे में बता रहा है ये आपको। तो सबसे पहले कह दिया इसने कि जो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, यहां पर लिख देता हूं आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, डिपॉजिट, ठीक है। तो डिपॉजिट कराने हैं आपको क्या, फायर आर्म्स, तो या तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, ठीक है। दूसरा लिखा है लाइसेंस डीलर को, किसको देने हैं, लाइसेंस डीलर को देने हैं। और तीसरा लिखा है कि अगर आप आर्मी के मेंबर्स हो तो वहां पर आपको यूनिट आर्मरी होती है, ठीक है। एक यूनिट होती है, मतलब शस्त्रागार बोलते हैं जिसको, उनमें शस्त्रों को रखा जाता है, उन्हीं में से वो निकालते हैं। तो आप अगर आर्म फोर्सेस के मेंबर हो तो आपको लाइसेंस तो होते ही है सबके पास, उनके पास, तो आपको परमिशन तो है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रख सकते अपने पास एक टाइम में। तो फिर वहां पर आपको वो जमा करवाने पड़ेंगे, डिपॉजिट कराने पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। हर एक, जैसे नेवी का है तो नेवी के अलग से होते हैं, और अगर जैसे आर्मी होती है तो आर्मी के अलग से होते हैं, और अगर, और जैसे आपके
एयरफोर्स वाले होते हैं उनके लिए अलग से होते हैं, है ना। तो वहां पर आप जाकर के इनको डिपॉजिट करा दीजिए, ठीक है। और सबसे मेन बात क्या है, तो इसने लिखा है, एक चीज लिखी हुई है यहाँ पर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 के अंदर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको ये चीजें सबमिट डिपॉजिट करानी होती है। तो वहां सेक्शन नंबर 21 में तरीका बता रखा है कि कैसे आपको ये डिपॉजिट करानी पड़ते हैं फायर आर्म्स, कौन कौन सी कंडीशन में आप ऐसे फायर आर्म्स को डिपॉजिट कराओगे। क्लियर होगी सारी बातें, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बता रहा है कि पहले तो अब आपको ये ऊपर बैन कर दिया है कि 2 से ज्यादा नहीं रखोगे, और 1 साल का टाइम पीरियड दे दिया। अब यहां पर ध्यान से सुनना एक एक बातें। तो जैसे ही 2 साल तक का 1 साल का टाइम पीरियड था, और 2 फायर आर्म से ज्यादा रख नहीं सकते। अब मान लो आपके पास 5 थे, तो 5 में से 3 और है ना आपके पास। पहले तो 3 और 5 के लिए लाइसेंस मिले हुए थे, लेकिन 2 के लिए लाइसेंस मिल जाएगा, और 3 जो फायर आर्म आपने डिपॉजिट करे उनका क्या होगा। तो वो तीनों जमा तो करा दिए, उनके लिए आपके लाइसेंस क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। इसे कहते हैं डी लाइसेंस्ड। देखो यहां पर शब्द लिखा है, आफ्टर, जैसे ही आपने डिपॉजिट करा दिए उसके अंदर, in that subsection, तो after which it shall be delicensed within a 90 days from the date of expiry of aforesaid 1 year। उसी के अंदर लिखा हुआ है। तो 1 साल के बाद, 1 साल कौन से, जैसे कि 2019 में आया था ये एक्ट, 2019 से लेकर के 2020 तक का तो आपको डेट दे रखी थी, और वो गुजरने के बाद 90 दिन और मिलेंगे आपको। अगर 90 दिन हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके डी लाइसेंस हो जाएंगे सारी चीजें डिपॉजिट होते ही, या डिपॉजिट नहीं करें तब भी, ठीक है। हाँ इसी में लिखा है, नीचे नीचे तो लिखा है, आफ्टर विच इट शैल बी डी लाइसेंस विद द 90 डेज। उसी पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ जो अभी पढ़ रहा था मैं। अच्छा, आगे देखिए। लेकिन एक और कमाल की बात, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। यहां पर एक और चीज के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है, उसे देख लीजिए। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं अपने, आपके पूर्वज जो जैसे राजपूतों में होता है ना। तो राजपूत होते हैं, क्षत्रिय लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं दशहरा के दिन अपने जो पूर्वजों के द्वारा बंदूकें होती हैं या हथियार होते हैं उनकी पूजा करते हैं, है ना। दशहरा के दिन अपना क्या होता है, शक्ति प्रदर्शन, जैसे आरएसएस करती है ना, तो वो हथियारों की पूजा करती है, आपने देखा होगा। आपकी जो आर्मी है और जितने भी लोग हैं उस दिन शक्ति पूजा करते हैं, पता है ये बात आपको। तो उस दिन आप अपने घर जाकर के या घर में दशहरा की पूजा कैसे करते हो, उस हथियार की पूजा वहां पर करते हो आप, ठीक है। अब हथियार की पूजा कैसे की जाएगी, ऐसा थोड़ा ना उसमें तिलक लगा करके उसकी पूजा होगी। उसको साफ करते हो, उसको तैयार करते हो, ऐसे करके उसकी पूजा की जाती है। तो ऐसे करके जो चीज हो रही है उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, कि पूजा करने की बात नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि आपको वो प्रॉपर्टी जो है, वो बंदूक भी एक क्या है, प्रॉपर्टी तो है, आपके घर से मिली है, जो पूर्वजों से मिली है, तो वो चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, और आप आपके बच्चों को दे देते हो, आपके बच्चे फिर उसको अपनी आगे वाली पीढ़ी को दे देते हैं। तो उसी के बारे में यहां पर जिक्र किया है, वाइल ग्रांटिंग आर्म लाइसेंस ऑन इनहेरिटेंस और हेयरलूम बेसिस, लिमिट ऑफ 2 फायर आर्म शैल नॉट बी एक्सीड। आपके घर में 50 हथियार हैं उससे मतलब नहीं है। आप ये बताते हो कि मेरे दादा ने इससे लड़ा था जंग, दूसरे दादा ने इससे लड़ा था जंग, तो सारे के सारे आपने अपने घर रख रखे हैं। उनमें से केवल आप इनहेरिटेंस जो है, एक से दूसरी पीढ़ी को केवल 2 फायर आर्म से ज्यादा के लिए नहीं दे सकते। ये भी नियम बना दिए गए हैं। क्लियर होगी बातें। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने जैसे कि पुलिस के बारे में लिखा, यहां पर मैं आर्मी के डीलर के बारे में लिख देता हूं। तीसरा लिख देता हूं यहां पर, ये जो आर्मरी होती है इसके बारे में, शस्त्रागार बोलते हैं इनको। इसी का प्रोवाइजो जो है वो कहता है कि इनहेरिटेंस में केवल 2 फायर आर्म से ज्यादा नहीं दे सकते गिफ्ट करके, केवल 2 फायर आर्म्स को रखने की परमिशन होती है, ठीक है। अब देख लीजिए सब सेक्शन,
सबसेक्शन नंबर 3 एक अलग ही तरीके की बात कर रहा था, जैसा कि मैंने बताया कि सबसेक्शन नंबर 1 और 2 का एक्सेप्शन के तौर पर काम कर रहा है। यहां पर उन लोगों को परमिशन दी गई है 2 या 2 से ज्यादा हथियार रखने की, क्योंकि जनरल रूल क्या पढ़ा था आपने कि 2 ही रख सकते हो, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, चाहे लाइसेंस हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है अभी आपसे कि यहां पर आप 2 से ज्यादा भी फायर आर्म्स रख सकते हो। अब ये किन को परमिशन होती है उसके बारे में देख लीजिए। ये केवल उन लोगों को परमिशन होती है, कह रहा है कि नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन नंबर 2, कि सबसेक्शन नंबर 2 में जो भी आपने पढ़ा था कि 2 फायर आर्म से ज्यादा नहीं रख सकते, तो कह रहा है उसमें कुछ भी लिखा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर हैं जो राइफल क्लब के मेंबर हैं, राइफल एसोसिएशन लाइसेंस के मेंबर हैं, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर परमिशन दे रखी है, कैसी परमिशन दे रखी है कि 22 बोर राइफल को वो यूज कर सकते हैं या एयर राइफल को वो यूज कर सकते हैं, किस बात के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर वो कितनी भी राइफल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। वो 2 के अलावा 3 4 5 जितनी भी हैं उनको रख सकते हैं अपने पास, उनको कोई मनाही नहीं है इसके लिए। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग के काम आती है उनको अलग अलग तरीके की राइफल। वो आम व्यक्ति के लिए नहीं है ऊपर वाला, वो सबके लिए है, वो जनरल रूल था। यहां पर केवल उन्हीं व्यक्तियों की बात की गई है जिसका सबसेक्शन नंबर 3 में जिक्र करा है, केवल राइफल क्लब के मेंबर हैं और राइफल एसोसिएशन के मेंबर हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है, रिकॉग्निशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, केवल वही लोग हैं। क्लियर होगी बातें? आगे देखिए सबसेक्शन नंबर है 4। सबसेक्शन नंबर 4 जो है वो कहता है कि भाई अब तक जो चीजें आपने पढ़ ली वो सब ठीक है, ठीक है। जैसा कि सेक्शन नंबर 21 जो मैंने आपको बताया कि आपको वहां पर डिपॉजिट कराने पड़ते हैं जैसे ही आपका लाइसेंस रद्द हो गया, या लाइसेंस को रिवोक करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपसे ये राइफल जो जिसके पास भी होगी उनके लाइसेंस रद्द किए जाते हैं, तो उन बंदूकों का करोगे क्या, देनी तो पड़ेंगी ना आपको, वो डिपॉजिट करानी पड़ेंगी वहां पे। या आपने कोई गोली मार दी किसी में तो आपकी बंदूक को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, वो डिपॉजिट करानी पड़ेगी आपको। तो ऐसे करके ये सारी चीजों की बात कर रहा है। तो कह रहा है सेक्शन नंबर 21 जो है उसके जो सबसेक्शन नंबर 2 से लेकर के 6 तक के प्रोविजन है, शेल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी डिपॉजिट फायर आर्म अंडर सबसेक्शन नंबर 2। 2 से लेकर के 6 तक के जितने भी प्रोविजन हैं जो सेक्शन नंबर 21 के हैं, वो सबसेक्शन नंबर 2 के तहत सब पर लागू हो जाएंगे। आपने सबसेक्शन नंबर 2 में डिपॉजिट कराए थे अभी पुलिस, नियरेस्ट पुलिस पुलिस फोर्स को, डीलर को, आर्मरी को, है ना? तो इन लोगों के पास जैसे ही ये चले जाएंगे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इन्होंने आपने डिपॉजिट तो करा दिए, मान लो आपको वापस से वो इशू कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो कह रहा है कि ऐसे ही इशू नहीं करे जाएंगे वो वापस से। उसके कुछ नियम कायदे कानून हैं जो सेक्शन नंबर 21 के 2 से लेकर के 6 तक के प्रोविजंस में लागू होते हैं। आप चाहते हो वो, अब आपने तो वो दे दी बंदूक, लेकिन आप चाहते हो उसे बेचना। अरे बंदूक आपने दे दी, लाइसेंस रद्द हो गया, तो प्रॉपर्टी तो आपकी थी ना, तो उसका पैसा नहीं लोगे क्या गवर्नमेंट से? बोलो। जब गवर्नमेंट से पैसा लोगे, भाई एक बंदूक की लाइसेंस की कीमत कम से कम, वो बंदूक जब मिलती है तो 1.5 2 लाख 5 लाख रुपए तो होती होगी। तो वो 5 लाख क्या बट्टे खाते में गए क्या आपके? पैसे नहीं लोगे उनसे, या तो बेचोगे या वापस लोगे कि भाई हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस दो, कुछ ना कुछ तो करवाओगे। तो उसी के लिए नियम कायदे कानून बना रखे हैं 2 से लेकर के 6 तक के, वो यहाँ पर लागू हो जाएंगे जब आप कोई भी अपनी फायर आर्म को डिपॉजिट कराते हो किसी पुलिस के पास, डीलर के पास या आर्मरी के पास। क्लियर होगी बातें? पैसे नहीं दोगे क्या? मतलब मैं दोनों तरीके की बात बता रहा हूँ, जब आपको 21 पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, लाइसेंस लेने की बात नहीं कर रहा है ये। हम्म। तो उनके पैसे नहीं लोगे क्या? पैसे ही नहीं लेने हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको आगे सेक्शन नंबर 21 आएगा तब बताऊंगा। क्योंकि आप सपोज करो आपकी प्रॉपर बंदूक को, चाहे लाइसेंस हो आपके पास, फिर भी उसको उन्होंने उसको जब्त करने के लिए कह दिया कि ये जब्त होगी आपकी बंदूक। आज से इस तरीके की राइफल्स, इस तरीके की बंदूकें मार्केट में नहीं चलेंगी, कोई व्यक्ति इनको आम व्यक्ति नहीं रख सकता।
तो आप उनको जमा करवाओगे कि नहीं करवाओगे? कहाँ करवाओगे? किसी पुलिस वाले को दोगे, डीलर को दोगे, मजिस्ट्रेट के पास, या आर्मरी में रखवाओगे? तो पैसे नहीं लोगे उसके। लाइसेंस अगर रद्द हो गया है, लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो फिर उसे रिन्यू नहीं करवाओगे, तो डिपॉजिट तो पहले वहीं करवानी पड़ेगी आपको। इसलिए सेक्शन नंबर 21 बहुत कुछ बताता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बात। अब यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई बताइए? सेक्शन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। यहां तक सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई? यस सर। क्लियर है सारी चीजें? चलिए, कहाँ है 90 डेज? अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए इसमें इतना सा ध्यान रखो बस, 90 डेज जो है वो ईयर, अफॉरसेड ईयर का मतलब क्या था? अफॉरसेड ईयर का मतलब है जिस दिन से 2019 एक्ट जो है आपका, अमेंडमेंट एक्ट आया है, उस दिन की डेट से 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया, और वो 1 साल का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद से 90 दिन और मिलेंगे आपको, उसमें आपका लाइसेंस जो है डी लाइसेंस कर दिया जाए। हाँ, नहीं रिन्यू करवाने की तो बात ही नहीं है ना, दो ही तो बंदूक रख सकते थे, तीन और चार पांच जो है, अगर आप जब डिपॉजिट भी नहीं करवाओगे ना तब भी वो डी लाइसेंस हो जाएंगी, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि इलीगल है आपके पास वो? बोलो। अरे आपके पास घर पे चार, मान लो 2019 में ये कानून आया, 2022 में आपके घर पर क्या हुआ, सर्च होने लगा किसी चीज का, कि आपने बहुत सारी बंदूक रख रखी है, तो आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा, आगे पढ़ोगे इसके बारे में। किस बात के लिए? कि आप प्रूफ करो कि आपके पास ये बंदूकें आई कहां से। आप कहते हो साहब मेरे तो दादा परदादा की हैं, तो दादा परदादा की हैं तो आपको तो दो से ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये तीन चार बंदूक और कहां से आई? और वो कहेगा कि साहब मेरे पास तो इनका लाइसेंस है, तो क्या कहेगा ऑफिसर? वो कहेगा कि साहब 1 साल तक रख सकते थे, 1 साल के बाद 90 दिन और दिए गए थे, उसके बाद तो हमने डी लाइसेंस कर दी, तो आपके पास ये आई कहां से? भरो जुर्माना। हाँ, आगे बात समझ में? चलिए, अच्छा, चलिए, इसलिए इंग्लिश का मान्य होता है हमेशा। सेक्शन नंबर 4 देखिए। सेक्शन नंबर 4 कहता है लाइसेंस फॉर द एक्विजिशन पोजेशन ऑफ आर्म स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन अ सर्टेन केसेस। अब यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी इस चीज के बारे में, कि आर्म्स जो डिफाइन कर रखी है वो तो है ही, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक आर्म्स, ऐसे स्पेसिफिक फायर आर्म्स, ठीक है, जिनका पोजेशन आप रख रहे हो, जिनका एक्विजिशन आप कर रहे हो, तो उनके लिए लाइसेंस की बात कर रहा है, और कुछ सर्टेन डिस्क्रिप्शन के, मतलब उसकी कुछ नियमावली बनाई गई है कि उनको रेगुलेट किया जा सकता है। जैसे कि समझो यहां पर, जैसे कि पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, नियम बना रखे थे, जिनकी छोटी नली होगी बंदूकों की, वो जो है वही शॉर्ट गन जिसको बोलते हैं, शॉर्ट एंड गन होती है, वो जो बंदूकें हैं केवल वही उन्हीं के लिए लाइसेंस लेना है। जो बड़ी बड़ी राइफल पुराने जमाने की आती थी उनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसी स्थिति है, ध्यान रखो यहां पर लिखा है सर्टेन केसेस, ये एरिया हो सकता है कोई, उस एरिया में सबसे ज्यादा घातक हथियारों के तौर पर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है। अब वहां तो शांति भंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर ऐसी बंदूकें चल रही हैं, जिनको कट्टा बोला जाता है, उनके लिए लाइसेंस की पहले छर्रे होते थे, वो लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं है, यूपी में बनते थे। वो 500 और 1000 रुपए में मूवी आई थी शायद, कौन सी होती, सीरीज आई थी कोई, सीरीज थी ना एक, बहुत फेमस हुई थी उस टाइम पे, जिसमें कट्टा जो होते हैं, बंदूकें जो होती हैं उनको बेचते हैं वो लोग, नाम भूल गया मैं। बंदूकों को वहां पर कट्टा बोला जाता है यूपी में, मतलब अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, तो वो देसी कट्टा बोला जाता है वहां पर। अब पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है, मिर्जापुर है उस सीरीज का नाम, वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, उसके अंदर इसी का धंधा किया जाता है, सेल और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो लोग, तो उसके रिगार्डिंग वो मिर्जापुर की सीरीज थी।
तो अब वहां पर सबसे ज्यादा उनका इस्तेमाल होने लगा, तो गवर्नमेंट में उसमें रोक लगा दी नोटिफिकेशन ला करके कि उनके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसके लिए एक शब्द लिखा हुआ है, उसे आप लिख लीजिए चाहो तो, अंडरलाइन कर लो। यहाँ पर एक नीचे नीचे तीसरी चौथी लाइन में लिखा है शुड ऑल्सो बी रेगुलेटेड। और ये हथियार ऐसा नहीं है कि केवल वही हो, फायर आर्म्स ही हो, ये फायर आर्म्स के अलावा भी हथियार हो सकते हैं। जैसे कि क्या, बड़े बड़े जो चाकू छुरी आती है वो हो सकती हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर इसका ज्यादा ये जो गणसा या क्या बोला जाता है इसे, दरात जो भी बोलते हैं इसे, तो उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा मर्डर इसी से होते हैं। तो फिर ये आर्म्स की डेफिनेशन में तो आता है ना, अभी तक तो नहीं आता था क्योंकि लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, तो अब है। तो उनको कह रहा है कि ऐसी चीजों को भी रेगुलेट कर सकती है गवर्नमेंट अगर चाहे तो, उसके लिए फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, इफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन हैविंग रिगार्ड टू द circumstances प्रिवेलिंग इन एनी एरिया। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन गई हैं कि किसी एरिया के अंदर गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि सबसे ज्यादा उन्हें हथियार बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्रीकल्चर के लिए काम में आती थी ये चीज, अब इनको हथियार बना करके यूज में लिया जा रहा है। तो फिर वहां पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करेगी, लिखा है इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट, ये जरूरी हो जाता है इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, अंडरलाइन कीजिए पब्लिक इंटरेस्ट को, कि अगर किसी के पास एक्विजिशन में है, पजेशन में है, या कोई व्यक्ति कैरी कर रहा है किसी भी तरीके का आर्म, हथियार को, अदर देन फायर आर्म्स, जो फायर आर्म तो नहीं है लेकिन वो आर्म की कैटेगरी में आता है, शार्प है, अभी पढ़ा था ना डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2B 2C, उसकी कैटेगरी में आ जाता। तो फिर कह रहा है उसको भी रेगुलेट किया जाएगा इस एक्ट के तहत। तो लिखा है शुड बी ऑल्सो बी रेगुलेटेड, अंडरलाइन कीजिए शब्द को रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब है उसके लिए भी नियम कायदे कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे उस चीज को लेकर के, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, और जब लाइसेंस लोगे तभी आप उस चीज को ले सकते हो, अन्यथा नहीं। बिल्कुल रेगुलेट लिख दिया ना उसने, नियम बना सकती है उसके लिए कि आप कब ले सकते हो अपने पास। तो ये सारी नीचे वाली बात जो है वो सेम लिखी हुई है, उसी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे भी, ये सब चीजें आ जाएंगी। ये तेजाब भी हो सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने, तेजाब भी हो सकता है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा कि कितना आप रख सकते हो, ये कोई केमिकल सब्सटेंस गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हर चीज में हो सकती है जिससे भी आप नुकसान पहुंचा सकते हो। आगे देखिए सेक्शन नंबर 5, यहाँ सेक्शन नंबर 4 में कोई डाउट है किसी को? आगे देखिए, लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर सेल और आर्म और अम्यूनिशन, उसके बारे में देखिए, हथियार और जो गोला बारूद होते हैं उनके, उन जैसी चीजों के लिए आप किसी चीज का, देखो यहां पर शब्द लिखा है, अभी आपने केवल क्या पढ़ा था, एक्विजिशन पजेशन के बारे में, यही पढ़ा था ना। अब आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग और सेल। तो यहां पर हमने सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 3 और 4 है, यहां पर आ रहा है सेक्शन नंबर 5। आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज आएंगी इसमें। तो पहला देखिए लिखा है नो पर्सन शेल, तो कह रहा है कोई भी व्यक्ति ना तो किसी हथियार का या किसी आर्म और अम्यूनिशन का यूज करेगा, ना ही उनको निर्माण करेगा, ना अपने पास रखेगा। ऑब्टेन करने का मतलब यहां पर है ना खरीदेगा ना बेचेगा। प्रोक्योर, उनको अपने पास रखने केवल रख रखाव के लिए भी नहीं रखेगा, कस्टडी में नहीं रखेगा। सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, और टेस्ट और प्रूफ। टेस्ट और प्रूफ का मतलब है केवल उनका टेस्ट कर रहा है वो, मतलब कभी कभी चला लेता है उस बंदूक को। प्रूफ करने का मतलब है उसकी प्रूफिंग कर रहा है कि ये चलती है कि नहीं चलती, कितने काम करती है और कितनी कितनी रेंज तक चलती है नहीं चलती है, उस तरीके की टेस्टिंग और प्रूफिंग भी नहीं करेगा। ठीक है, एक्सपोज
और ऑफर फॉर द सेल। अब मान लो उसके पास है भी, तो ना तो वो किसी के सामने दिखाएगा उसे, है ना। एक्सपोज का मतलब, और ऑफर फॉर सेल का मतलब है ना तो किसी को देगा और ना ही उसे सेल करेगा और ना ही अपने पोजीशन में रखेगा। ठीक है, कि भाई मैं इसे बाद में जाकर के इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो मैं इसे बाद में बेच दूंगा, लिख रहा है ना। हिज पोजेशन फॉर द सेल, अपने पोजेशन में रख रखा है कि बेचेगा आगे जाके। ट्रांसफर, कन्वर्जन और रिपेयर, टेस्ट और प्रूफ, ऐसी भी चीजों के लिए ये नहीं रखेगा। ठीक है, कब तक नहीं रखेगा वो बात है, क्योंकि ऊपर शब्द लिखा था, आपने टाइटल जब पढ़ा होगा, लाइसेंस, जब तक कि उसके पास उस चीज को लेकर के क्या नहीं हो, लाइसेंस नहीं हो। अब किन चीजों की बात की थी, एनी फायर आर्म और अदर आर्म्स सच क्लास और डिस्क्रिप्शन। क्लास का मतलब है अलग अलग तरीके की कैटेगरी होती है फायर आर्म्स की, उसको लेकर के। डिस्क्रिप्शन मतलब उनके लिए भी अलग से वर्णन किया है। कोई तो फायर आर्म ऐसा होता है रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि एक तो गोली है जो आर पार हो जाती है, एक गोली केवल टच करती हो है, नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाती है। एक गोली, एक बंदूक ऐसी है जिससे आवाज नहीं निकलती है, ज्यादा नॉइस कैंसिलेशन का सिस्टम होता है उसमें। एक बंदूक ऐसी होती है जिसमें रेंज बहुत बड़ी होती है उसकी, कि दूर से भी आप उस 2 किलोमीटर दूर से भी मार सकते हो। तो ऐसी तरीके की जो भी क्लास और डिस्क्रिप्शन होते हैं उसके बारे में बता रखा है। लिखा है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब देखो शब्द आ गया ना, पर मैंने प्रेस्क्राइब शब्द बताया था ना वहां पे। प्रेस्क्राइब का मतलब है रूल्स और रेगुलेशन से। जो रूल्स के अंदर सूचियां बता रखी हैं, अनुसूचियां बता रखी हैं, उनके अंतर्गत जो क्लास डिफाइन की है, जो डिस्क्रिप्शन बता रखा है कि कौन सी फायर आर्म किस तरीके की काम करती है, उन सब फायर आर्म्स के लिए और अदर आर्म्स के लिए कहा गया है। अम्यूनिशन को लेकर के तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा इस एक्ट के तहत, या रूल्स रेगुलेशन जो बता रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके तहत, तभी जा करके आप इनको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, ये सारे काम कर सकते हो। तो जनरल रूल यहां पर सेक्शन नंबर 5 का ये हुआ कि लाइसेंस होगा तो आप कैरी कर सकते थे, एक्विजिशन कर सकते थे और पोजेशन कर सकते थे। ये बात सेक्शन नंबर कौन कह रहा था आपसे, बोलो। सेक्शन नंबर 3 कह रहा था। लेकिन कह रहा है कि अभी तो कैरी और एक्विजिशन और पोजेशन की बात हो रही थी, अब कह रहा है सेल करने की, मैन्युफैक्चर करने की, है ना। तो ऐसी चीजें जो है वो सेक्शन नंबर 5 में आती है, तो वो भी नहीं कर सकते आप जब तक आपके पास क्या ना हो, उसके लिए लाइसेंस नहीं हो। आगे देखिए, अब आगे कह रहा है कि सबसेक्शन नंबर 1 में तो कह दिया था लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन सबसेक्शन नंबर 2 ये कहता है कि जो सबसेक्शन नंबर 1 में लाइसेंस की बात की गई थी, अगर वो भी नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसका भी एक्सेप्शन है ये। क्या कह रहा है देखिए, अ पर्सन में विदाउट होल्डिंग अ लाइसेंस इन दिस बिहाफ, उसके पास लाइसेंस नहीं है और वो क्या कर रहा है, क्या सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, तो अभी तक तो कह रहा है कि कर सकता है, चाहे तो वो सेल और ट्रांसफर कर सकता है, अम्युनिशन कर सकता है। ही लॉफुली possesses फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज टू अनदर पर्सन हु इज एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनके तहत उसके पास लाइसेंस ना होने के बावजूद भी, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, वो क्या कर सकता है। वैसे तो सेक्शन नंबर 5 ही कहता था जनरल रूल क्लॉज नंबर 1, लेकिन इसने क्या कह दिया, वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट, की इस एक्ट के कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जिनके तहत सेक्शन नंबर 5 काम नहीं करता है और बिना लाइसेंस के भी वो किसी प्रॉपर्टी को सेल और ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज, जिसको वो अपने प्राइवेट यूज के लिए लेता था, वो दूसरे व्यक्ति को जो एंटाइटल है इस एक्ट के तहत या किसी अदर लॉ के तहत, क्योंकि इसने तो अभी तो कहा था कि इस एक्ट के तहत ही करना है ऐसा आपको, तो अब अदर लॉ के तहत भी ऐसा कर सकते हो, और इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट, और ना ही इस एक्ट के तहत उसको प्रोहिबिटेड माना है। मतलब आपने पढ़ा था ना कि प्रोहिबिटेड आर्म्स उस डेफिनेशन की कैटेगरी में भी नहीं आता है। ठीक है, और अदर सच लॉ फॉर हैविंग इन पोजेशन सच आर्म और अम्यूनिशन। कुल मिला के बात ये है कि सबसेक्शन नंबर 2 की कैटेगरी के अंदर कोई व्यक्ति आता है और उस पर लाइसेंस नहीं है, तो जनरल रूल के एक्सेप्शन के तौर पर ये काम कर रहा है और कह रहा है कि सेल और ट्रांसफर भी किया जा सकता है किसी गन को, किसी फायर आर्म को।
सर हम्म। सर ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर्सन बिना लाइसेंस से कोई गन अब देखो कैरी कंडीशन कर का सकता कुछ है? नहीं है यहाँ पर, वो उसने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है कि इस एक्ट के अंदर बहुत सारे और भी तो प्रोविजन हो सकते हैं ना, जैसे एक्ट में बिना लाइसेंस के भी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को रिकॉग्नाइज कर दिया किसी हो ऐसी कोई प्रॉपर्टी के लिए, या ऐसी कोई उसको अथॉरिटी दे रखी है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तो केवल उसी व्यक्ति की बात कर रहा है ये, हर व्यक्ति को इसमें नहीं ले रहा। लेकिन प्राइवेट यूज वर्च्यू, की बात की है इसके अंदर। हाँ तो इससे प्राइवेट यूज की बात की गई है तो इससे हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट इंक्लूड होगा प्राइवेट ना। यूज जो है उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है ना कि फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज, जिस चीज को वो खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है उसको ही ट्रांसफर करने की बात हो रही है ना। तो उस केस में विदाउट विदाउट लाइसेंस भी वो सेल और ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे तो प्राइवेट यूज और जगह भी हो रही है। सर एग्जाम्पल क्या हुआ सर इसका? जैसे आपने कहा गवर्नमेंट देती किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो तो इसमें नहीं आएगा, वो तो प्राइवेट यूज के लिए कर रहा है। हाँ वो मैं तो उसकी वही, ड्यूटी होगा गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज। बिल्कुल बात सही है आपकी, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे रूल्स, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। अब ऐसे तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, क्योंकि रूल्स इसके अलग से डिफाइन कर रखे हैं कि सबसेक्शन नंबर 2 में कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी। जैसे इसने प्राइवेट ओन यूज के लिए बताया है कि अपने पर्सनल यूज के लिए जिसे इस्तेमाल कर रहा है उसे दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ ना इस चीज को। लेकिन कौन सी कैटेगरी में आएंगी वो चीजें, क्योंकि पर्सनल यूज में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, कौन कौन से आर्म्स आते हैं, कौन कौन से फायर आर्म्स आएंगे आएंगे, तो वो कैसे पता चलेगा अपन को। तो वहां पर उन चीजों को वो केवल सर सबसेक्शन नंबर 2 की कैटेगरी में जोड़ रहा है। तो ये अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वो एक्सेप्ट सेक्शंस के साथ मेंशन करके देगा। बस आपको इतना फालतू की चीजें याद रखनी है, सबसेक्शन नंबर 1 में लाइसेंस चाहिए, और विदाउट लाइसेंस की बात सबसेक्शन नंबर 2 करता है, जहां पर केवल पर्सनल यूज की बात की गई है। ओके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। यस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था, अभी जैसे अपन बात कर रहे थे कि सर ऐसा कर सकते हैं कि सच में, तो ऐसा कोई भी चीज मुमकिन नहीं होती है, बहुत कुछ नियम और भी होते हैं। उसने जनरल रूल के तौर पर टिका तो दिया ये कह के कि विदाउट लाइसेंस भी ऐसा कर सकते हो। आगे बढ़ो, इसमें बहुत कुछ बता रखा है। देखो क्या बता रखा है, प्रोवाइडेड दैट नो फायर आर्म और अम्यूनिशन। बहुत सारे फायर आर्म्स या अम्यूनिशन इस तरीके के हैं जिनमें लाइसेंस की अपेक्षा की गई है, जो सबसेक्शन नंबर 3 में आते हैं। लाइसेंस मांगा था ना कि आपसे। और जो ऐसे सेक्शन है जो सबसेक्शन नंबर 4 में आपसे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट की गई थी, तो उन केसेस में जहां जहां पर भी आपसे अगर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट की गई है, चाहे आप यहां पर विदाउट लाइसेंस किसी चीज को बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन जहां जहां अपेक्षित है कि आपको इस पर्टिकुलर केस में तो देना ही पड़ेगा, या सबसेक्शन नंबर 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि भैया लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो आर्म्स में पहले नहीं आता लेकिन अब रेगुलेट हो रहा है, तो फिर ऐसे केस में आप जब किसी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी इन द सेंस कि फायर आर्म को, अम्यूनिशन को सेल और ट्रांसफर करोगे, तो सबसे पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो पहला नियम है कि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसके बारे में। किस बात के बारे में कि साहब मैं ऐसे ऐसे इस चीज को सेल या ट्रांसफर कर रहा हूं किसी और व्यक्ति को, या किसी नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर का जो इंचार्ज है, मतलब एसएचओ साहब जो है उस पर्टिकुलर एरिया के, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और जैसे ही आप उनको इन्फॉर्म कर दोगे तो उसके 45 दिन के बाद ही आप उस प्रॉपर्टी को सेल और ट्रांसफर कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अच्छा, आपने जब सेल ट्रांसफर करना है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको कर रहे हो तो उसका भी आपको क्या देना पड़ेगा, नाम और पता, एड्रेस देना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के पास ये चीजें जा रही हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। बिल्कुल। 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 ठीक है, 45 दिन के अंदर नहीं, 45 दिन खत्म होने के बाद ही आप सेल ट्रांसफर कर सकते हो। अरे आपने इंफॉर्मेशन मुझे आज दी, और मुझे तो अभी टाइम लगेगा ना आप तक पहुंचने में, मैं क्या यही काम के लिए बैठा हूं क्या। अरे
हाँ हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ना हो गया तो 45 दिन खत्म हो जाने चाहिए, उसके बाद ही सेल ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मान लो आप 45 दिन की विद इन कर दोगे तो पहला दिन भी विद इन में आता है और 45वां दिन भी विद इन में आता है। अरे भाई, मान मेरी बात सुनो, ऐसे समझो इसे। मान लो मैंने आज किसी चीज को मैंने इन्फॉर्मेशन दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दे दी और हाथ के हाथ में मैंने उनको कह दिया कि आज की डेट से लेकर के 45 दिन का मतलब तो क्या हो गया, आज भी बेच सकता हूँ और कल भी बेच सकता हूँ और 45 दिन के अंदर कहीं भी बेच सकता हूँ। यही मतलब हुआ ना। तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कब उसकी वेरिफिकेशन करेगा कि किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा है। तो इन्फॉर्मेशन देने से फायदा क्या हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन का टाइम पीरियड, जैसे इंफॉर्मेशन दे दी तो उस दिन के 45 दिन का टाइम पीरियड होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। वो वेरीफाई करेगा कि ये किस व्यक्ति के पास जा रही है चीजें, और फिर उसके बाद उस व्यक्ति के पास ये राइट आ जाएगा, एंटाइटल हो जाएगा कि अब वो उसे सेल और ट्रांसफर कर दे। उससे पहले नहीं करेगा। 45 दिन का टाइम पीरियड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए मिल रहा है, पुलिस ऑफिसर के लिए मिल रहा है, वो वेरीफाई कर सकता है। अब 45 दिन का मतलब ये हुआ कि अब 45 दिन में 20 दिन में ही कर दे वो तो, और 45 दिन से पहले नहीं बेचेगा उसे। आगे बस समझ में। आगे देखिए सेक्शन नंबर 6। अब ये 45 दिन वाला है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ये ध्यान रखना। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला की इन्फॉर्मेशन कब किसको देनी होती है, ये भी ध्यान रखना आप। आगे देखिए सेक्शन नंबर 6, इसे देख लीजिए। लिखा है लाइसेंस फॉर द शॉर्ट गनिंग ऑफ द गन्स और कन्वर्जन ऑफ द इमिटेशन फायर आर्म्स इनटू द फायर आर्म्स। इसे समझ लीजिए। ये कह रहा है शॉर्ट गन जो होती हैं, जिनकी जो बैरल होती है वो छोटी होती है। इसे ऐसे समझिए, पहले उसकी जो बैरल थी, मतलब जो गन होती है, एक तो इतनी लंबी गन होती है, ठीक है, उसकी आगे की बहुत बड़ी पाइप सी होती है। अब वो क्या कर रहा है, उस गन को या तो शॉर्ट गन में कन्वर्ट करवा रहा है, छोटी बना दिया उसको। ये ज्यादा घातक होती है, वो दूरी की होती है, ये और भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो ऐसी अगर चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, कि शॉर्ट गन के लिए क्या पनिशमेंट हो सकती है अगर कोई व्यक्ति अपनी गन को कन्वर्ट करवा ले शॉर्ट गन में, तो क्या उसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है आर्म्स एक्ट के तहत। बिल्कुल मिल सकती है। उसी के बारे में कह रहा है कि आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा जब भी आप कोई शॉर्ट गन लेते हो, या उस आर्टिफिशियल गन थी पहले और उसको आप हथियार में कन्वर्ट करवाते हो। पहले तो वो केवल आर्टिफिशियल थी, टॉय के तौर पर थी, नकली गन थी, उसको आपने उस नकली गन को ही क्या कर दिया, एक फायर आर्म में कन्वर्ट करवा दिया। तो उस कन्वर्जन का भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, पर्सन शेल नो पर्सन शेल शॉर्टन बैरल, बैरल मैंने बताया ना क्या होता है, नली होती है, ऑफ अ फायर आर्म और कन्वर्ट एन इमिटेशन फायर आर्म इनटू अ फायर आर्म। ठीक है। तो किसी भी कैटेगरी में अगर वो करवाएगा तो उसके ऊपर रूल रेगुलेशन बता रखे हैं कि कैटेगरी कौन कौन सी होती है, किस क्लास में वो फायर आर्म आएगी। तो उस पर्टिकुलर फायर आर्म के लिए, क्योंकि जब आपको लाइसेंस दिया जाएगा तो नाम नहीं लिखा जाएगा कौन सा फायर आर्म ले रहे हो, किस में कन्वर्ट करवा रहे हो उसे, तो वो चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो उस हिसाब से वो कैटेगरी फायर आर्म की आएगी। तो तब आप जब लाइसेंस लोगे तब ही उसे होल्ड कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है। अभी इसने इमिटेशन फायर आर्म का मतलब बता रखा है। इमिटेशन का मतलब है आर्टिफिशियल, नकली जो होती है। लगती ऐसी है जैसे फायर आर्म है, जैसे आपने बम पटाखे वाली वो बंदूकें देखी हैं, जो वैसी एक्चुअल में लगती ऐसी है कि सच में वो बंदूक है, लेकिन वो बंदूक एक्चुअल में मारती थोड़ा ना, किसी को खतरा थोड़ा ना होता है उससे, लेकिन वो है तो टॉयज के तौर पर, लेकिन उसे कन्वर्ट वो ऐसे करवा रहा है। तो उस केस में, जैसे आपने वो निशाने वाली बंदूक देखी होंगी जिसमें छर्रे से लगे थे छोटे छोटे से, जिनसे बलून फोड़ते हैं, अब है तो वो टॉयज के तौर पे काम आ रही है, लेकिन उसे आप कन्वर्ट करवा रहे हो किसी और चीज में, तो फिर आपको सेक्शन नंबर 6 के तहत लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, केवल इतना सा कि इमिटेशन के लिए और शॉर्ट गन के लिए क्या प्रावधान दिया गया है, तो सेक्शन नंबर 6 के तहत लाइसेंस लेना पड़ता। आगे देखिए सेक्शन नंबर 7, प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और possession और मैन्युफैक्चरर और सेल प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन। अब देखिए, आपने अभी सारी चीजें पढ़ी थी, यहां पर एक्विजिशन की बात पढ़ी थी, पोजेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की और सेल की, ये सब
चारों बातें पढ़ी थी ना। आगे कहाँ पढ़ी थी? सेक्शन नंबर 3 में, 4 में और 5 में, यहां पढ़ी थी। और सेक्शन नंबर मैन्युफैक्चरिंग के तहत ही आएगा ये 6 में भी, क्योंकि आप इसे कन्वर्ट करवा रहे हो ना, कन्वर्ट करवा रहे हो या उसे ऐसे कर रहे हो। तो यहां पर ये चार चीजें जो हैं, ये चार चीजें किसके सेक्शन में आ रही हैं? सेक्शन नंबर 7 में। लेकिन कैसे आ रही हैं? तो इन सब के ऊपर अब क्या लग रहा है? प्रोहिबिशन लग रहा है। निषेध किया गया है, ना तो आप ऐसी चीज को एक्विजिशन में लोगे, मतलब ना तो उधार लोगे, ना ही खरीदोगे, ना किराए पे लोगे, पजेशन नहीं कर सकते ऐसी चीजों का, ना ही मैन्युफैक्चरिंग करोगे। कौन सी चीजों का प्रोहिबिशन किसका करा है? तो मैंने इसको भी समझाया था आपको, प्रोहिबिटेड आर्म्स का। प्रोहिबिटेड आर्म्स मैंने समझाई थी ना, ऑटोमेटिक मशीन जो होती है, गन। और प्रोहिबिटेड कौन सी? अम्यूनिशन। देखो सब्जेक्ट मैटर यही घूमता रहेगा हमेशा इस एक्ट के तहत, आर्म्स और अम्यूनिशन। देखिए क्या लिखा है, नो पर्सन शैल एक्वायर, हैव इन पोजेशन और कैरी। ना तो एक्वायर करेगा, ना पोजेशन में रखेगा, ना ही कैरी करेगा। तीन शब्द ये इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है ना यूज करेगा, ना मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट और रिपेयर, टेस्ट, प्रूफ। सारी चीजें आ रही है ना। पहले तो ये सेक्शन नंबर 3 की आई थी, 3 और 4 में ये लिखा था ना पोजेशन और कैरी के बारे में। क्या लिखा था? एक्विजिशन, पोजेशन और कैरी। पांचवे में क्या आ गया? मैन्युफैक्चरिंग और सेल की, कन्वर्ट और ये सारी प्रूफ, टेस्ट, ये सब आ गए। उसी का ही दूसरा पार्ट था एक्सपोज, ऑफर, सेल, ट्रांसफर, ये सारी चीजें भी नहीं करेगा। किन चीजों का नहीं करेगा? तो लिखा है एनी प्रोहिबिटेड आर्म, प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन, जब तक कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली लाइसेंस ना दे दे या स्पेशली नोटिफाई ना कर दे कि ये प्रोहिबिटेड आर्म्स का ये पर्टिकुलर पर्सन मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, प्रूफ ले सकता है, ये कर सकता है। ठीक है। अब देखिए आगे सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 कहता है प्रोहिबिटेड ऑफ सेल, प्रोहिबिशन ऑफ सेल, ट्रांसफर ऑफ द फायर आर्म नॉट बियरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 8। इसमें ऐसी चीजें बताई गई हैं कि हर एक फायर आर्म जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, हर एक कंपनी का जो भी उसे बनाती है उसके ऊपर नियम के तहत नाम लिखा होता है, कौन सी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। उस पर नंबर्स भी लिखे होते हैं कि ये कौन से नंबर की गन है। मतलब सपोज करो, एक्चुअली होता क्या है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बॉडीज होती हैं उनके पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर नियम के तहत ही गन बनाने का अधिकार होता है कि वो एक महीने में 1,000 गन से ज्यादा नहीं बनाएंगे। और 1,000 गन बनाई है तो उनके नंबर होंगे, उनकी मार्किंग होगी, क्योंकि पता कैसे चलेगा गवर्नमेंट को कहाँ से बनी है, कैसे बनी है, तो प्रूफ कैसे मिलेगा। तो उसके लिए होते हैं नियम, उन नियमों की पालना की जाती है इनके द्वारा। तो इसी तहत क्या कर रखा है कि अगर मान लो उन फायर आर्म्स के ऊपर से, उन गोली बंदूकों के ऊपर से अगर कंपनी का नाम हटा दिया जाए, मार्किंग हटा दी जाए, रेंज, सब चीजें हटा दी जाए, तो कैसे पता चलेगा ये कौन की गन थी, कहां से ये गोली आई है? पता चले पाकिस्तान से आई है, हमें क्या पता क्या चल रहा है। तो उनको अगर कोई हटाएगा तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, और ऐसी चीजों को ना तो सेल किया जाएगा ना ट्रांसफर किया जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। पहले तो फर्स्ट नियम ये कहता है इसका, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर ये 1 कहता है कि जनरल रूल ये है, ना तो क्या करोगे आप, ऑब्लिटेरेट। ऑब्लिटेरेट का मतलब है कोई भी मार्क जो उसके ऊपर बने हुए हैं उनको हटाएंगे नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, मिटाएंगे नहीं। मिटाना, हटाना, ऑल्टर नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, फोर्स नहीं करोगे कि नाम कोई और था, काम कोई और, नाम किसी और का लिख दिया, है ना, ऐसे काम नहीं करोगे। ये पहला नियम है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति का मतलब हर कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, चाहे आर्मी का हो चाहे कोई और हो। फिर कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी चीज है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है या कहीं से भी वो आपके पास आई है, तो आप ना तो उसे सेल करोगे और ना ही ट्रांसफर करोगे बिना नाम की कोई चीज को, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा अपराध है। ये तो ब्लैकमेल वाली चीजें हो गई ना, ये तो इलीगल चीजें हो गई। तो ऐसी चीजों के जो ऊपर जिन पे स्टाम्प नहीं लगा हुआ है, किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, तो उनको आप सेल भी नहीं करोगे और ट्रांसफर भी नहीं करोगे ऐसे किसी फायर आर्म को। आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 3 ये कहता है
Whenever any person has in possession any firearm, आपके पास कोई तरीके का, ऊपर ध्यान रखना मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और मेकर्स की बात हो रही थी, जो डीलर हैं, जो बना रहे हैं, उनकी बात हो रही थी। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसके उसने उस पर कोई भी नाम गांव कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो नहीं बेच सकता उसे। नीचे पर्सनल व्यक्ति की बात हो रही है, अगर किसी व्यक्ति के पोजेशन में है ऐसी कोई वस्तु, ऐसे कोई फायर आर्म, ठीक है, और उस पर कोई नाम नंबर कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, या उसने उसे हटा दिया है, तो उसके लिए बता रखा है कि ऐसा माना जाएगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर वाला हो, चाहे जिसके पोजेशन में वो वस्तु मिली है। ये बात वो लिखी हुई है जो मैं थोड़ी देर पहले आपको वहां बता रहा था, याद है, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। यहां पर अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, शैल बी प्रिज्यूम्ड, अंडरलाइन कीजिए, शैल बी प्रिज्यूम्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। ये बिल्कुल सेम ऐसी बात लिखी हुई है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में लिखी हुई है, जैसे सेक्शन 4 में, कौन से में, सेक्शन 4। हाँ ना, हाँ बिल्कुल, वहां ठीक है, मे प्रिज्यूम की बात की गई है, लेकिन इस चीज को समझाया कहाँ गया है, ये चीज आपको पता है कहाँ समझाई गई है। कोई स्टोलन प्रॉपर्टी किसी के पास मिली है, एक एग्जांपल मैं बता देता हूं कि कोई चीज स्टोलन प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पास मिली है, तो हम क्या समझेंगे, कोर्ट क्या समझेगी उसके बारे में, कि इसी व्यक्ति ने क्या किया, उसकी चुराई है, चोरी की है। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 114, 115, 116, 117। मे प्रिज्यूम, 114। हाँ 114। 100, 114 ऐसा बोला आपने, अरे बोलो भाई। जी सर। बिल्कुल 114 में ही पढ़ा था हमने, मे प्रिज्यूम के बारे में जहां पढ़ते हैं अपन, वो तो स्टोलन प्रॉपर्टी बताता है। तो वहां पर हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था, तो शैल बी प्रिज्यूम की बात वहां यहां पर लिखी हुई है, और ये बता रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो वहां पर उस व्यक्ति के ऊपर ये आ जाएगा कि बताओ तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी आई कहां से, अब वही बताएगा इस बात के बारे में, ठीक है। तो कोर्ट तो ये मान के चलेगी, अब ये कॉन्ट्ररी प्रूव हो जाएगा, अब ये बताएगा कि कैसे हटे और कैसे नहीं हटे, कहां से वो मिली। अगर वो प्रूव कर देता है तब तक तो ठीक है, नहीं तो वो फंस गए बेचारा। आगे देखिए इसी का प्रोवाइजो आगे क्या कहता है। अब इसमें थोड़ी सी आपको एक छूट दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है कि एक, ये सपोज करो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 1959, कमेंसमेंट की डेट है 1962, पता है ना कमेंसमेंट की डेट, 10 अक्टूबर 1962, उस डेट से आने से एक साल पहले या एक साल बाद क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, 10 नहीं है, 1 अक्टूबर है। तो 1 अक्टूबर जो है, उस डेट के एक्सपायर होने के बाद तक का टाइम मिलेगा आपको। तब तक आपके पास ऐसी कोई बंदूकें हैं, ऐसी कोई चीज है जिन पर नाम गाम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, तो आप उनको क्या कर दो, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दो, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको छूट मिलेगी। फिर उसके बाद अगर मिल गई आपके पास, तो फिर नहीं छोड़ेगी गवर्नमेंट आपको, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन रिलेशन टू द पर्सन हु हैज इन हिज पोजेशन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पोजेशन के कमेंसमेंट के टाइम पर किसी के पास है ऐसी कोई बंदूक जिस पर कोई नाम आइडेंटिफिकेशन नहीं है, एनी फायर आर्म विदाउट द नेम नंबर आइडेंटिफिकेशन मार्क स्टाम्प कुछ भी नहीं लग रहा उस पर, तो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट। तो एक साल का टाइम पीरियड मिलेगा, जब तक तो कुछ नहीं कहेगी, और एक साल के बाद भी आपके पास वो मिल गई, सपोज करो 1962 का लिखा हुआ है, और 1 अक्टूबर 1963 को ये चीज मिल गई आपके पास, तो गवर्नमेंट आपकी खिचड़ी बना देगी, ठीक है। आपके ऊपर अलग से इलीगल ऐसे ट्रांसफर करने के या ऐसी चीजों को रखने के भी क्या लग जाएगी, चार्जेस आपके ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। खराब हो हमें क्या मतलब है, ठीक है। हम्म।
हम्म। तो यही तो मतलब हुआ, दो सिद्धि को पास कर दिया, क्या मतलब हुआ कि उसे कन्विक्ट कर दिया उस केस में। अब पास मतलब सेट असाइड कर दिया ऐसा। अच्छा। हाँ तो मैंने बताया ना, ये रूल्स रेगुलेशंस के अंदर नियम बता रखे हैं, यहाँ थोड़ी ना बताएंगे, ये तो सब्सटेंटिव प्रोविजंस की बात करता है। हाँ तो वो जो है वो सब्सटेंटिव एविडेंस, ये जो है केवल सब्सटेंटिव लॉ होता है, इसके लिए नियम बताए होते हैं अलग से। रूल्स के अंदर बता रखे हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी चीज आएगी। अब वो पुरानी है नई है, हमें तो फायर आर्म ही दिख रहा है ना। तो चार्जेस तो तभी लगाए थे उस पर जब फायर आर्म दिखा उसको। प्रूफ तो बाद में हुआ ना जज कोर्ट के सामने जाके। बस तो बस। तो अपन को इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी कमेंसमेंट की डेट से हो, 1 साल का टाइम पीरियड हो। सेक्शन नंबर 9 देखिए। सेक्शन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी कुछ पढ़ा है ना उसमें से अगर आए नहीं आए, लेकिन सेक्शन नंबर 9 से आएगा। क्यों? ये प्रैक्टिकल अप्रोच से डील करता हुआ है, क्योंकि आपसे और हमसे संबंधित है ये। देखिए क्या बता रहा है, क्योंकि ये सीआरपीसी में बहुत इसका लेना देना है। देखिए सेक्शन नंबर 9 लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन बाय और सेल और ट्रांसफर यंग पर्सन, अंडरलाइन कर लीजिए यंग पर्सन को, सर्टेन अदर पर्सन ऑफ द फायर आर्म्स। अब यहां पर ये जो सर्टेन अदर पर्सन लिखा है ना, इस अदर पर्सन को भी अंडरलाइन कर लो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो यंग पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो यंग पर्सन जो है उसको अलग से आप चाहो तो लिख लो। उसका मतलब यहां पर है 21 साल तक का व्यक्ति जो हो, 21 साल की एज जिसने कंप्लीट कर ली हो, वो व्यक्ति की बात कर रहा है। अरे 21 साल की एज कंप्लीट कर ली होगी तभी फायर आर्म और इनका यूज कर सकता है, उसी को ही लाइसेंस मिलेगा। ऐसे बता रहा हूं मैं तो। और अदर पर्सन में क्या आता है, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई कन्विक्शन हुई है, उस व्यक्ति को लाइसेंस नहीं मिलेगा। या जिसको कन्विक्शन नहीं हुई है, केवल उसी को ही लाइसेंस मिलेगा। कैसे भी लिख लो, नेगेटिव और पॉजिटिव में। ठीक है। चाहे सेंटेंस उसको 5 दिन की भी हुई होगी ना, 10 दिन की हुई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेंटेंस किस वजह से हुई है वो लिख लो एक बार। एक तो लिखो वॉयलेंस और मॉरल टर्पिट्यूड। वॉयलेंस और मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिकता का उसने उल्लंघन किया है। ठीक है। और जिस दिन से उसे सेंटेंस हुई है, वो कंप्लीट होने के बाद से 5 साल तक का ये नियम है कि 5 साल तक उसे कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा ऐसा आर्म का, फायर आर्म्स का। ठीक है। तीसरा पॉइंट है चैप्टर नंबर 8 ऑफ सीआरपीसी, क्या बताता है, कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। पढ़ा है इसके बारे में? चैप्टर नंबर 8 सेक्शन नंबर कितने से कितने? 106 से 106 से लेकर के कितने, 124 4। तक के सेक्शन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो वहां पर अगर आपसे कोई बॉन्ड भरवा लिया गया है, कौन कौन से सेक्शन में बॉन्ड भरते हो आप? सेक्शन नंबर 100, 106 तो आएगा ही नहीं इसमें। 106 तो और कौन सा आएगा? 107, 108, 109, 110 110 और 117 17 आ गए ना सारे सेक्शन। तो वहां के जितने भी सेक्शंस हैं, अगर उनमें से किसी में भी आपसे बॉन्ड भरवा लिया और आपसे कहा है कि कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर बनाए रखो, सिक्योरिटी मांग ली आपसे, तो फिर ऐसे केस में जब बॉन्ड भरवा लिया, सिक्योरिटी ले ली, तो फिर वहां पर आपके ऊपर 111 का जब ऑर्डर पेश कर दिया उन्होंने, तो फिर वहां पर आपकी कहानी खत्म, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। जितने टाइम तक का वो बॉन्ड होगा, कितने टाइम तक का मैक्सिमम बॉन्ड होता है? 3 years 3 इयर्स। और कोई पर्टिकुलर केस जिसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना बता रखा है? 1 ईयर ईयर। भी है। ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएंगी कैटेगरीज। तो ये चैप्टर नंबर 8 सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो। ये 3 ऑप्शन आपके लिए बहुत है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आपके लिए। ये एपीओ के 2015 की 2015 में भी आया हुआ है ये सवाल यहाँ से।
ये उत्तर प्रदेश में भी आया हुआ है, और ये कौन सी जगह, दिल्ली में आया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को एक्वायर नहीं कर सकता, ना पोजेशन में रख सकता है, ना ही कैरी कर सकता है कोई भी फायर आर्म और अम्यूनिशन को, है ना। ये जनरल रूल सर है इसका। हाँ, यंग पर्सन मतलब वही ना जिसने 21 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट नहीं किए हैं। ओके सर। 21 साल की उम्र उनके लिए है, जिन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं तो लाइसेंस मिलेगा, वो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते। बिल्कुल। हाँ, फॉर अ टर्म, वहां पर लिखा है शब्द एनी टर्म। एनी टर्म का मतलब है 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, और 2 साल के बाद से फिर 5 साल और, तब तक नहीं मिलेगा। अरे 5 साल का, और उसको टर्न ओवर बढ़ा दिया उसका, कि भाई मान लो तुमको अभी तुम हैबिचुअल ऑफेंडर हो, और तुम्हें हमने छोड़ दिया, और तुमको बाहर वैसे ही लाइसेंस मिल गया, तुम किसी और को मार दोगे, तो 5 साल और सेफ्टी के लिए रखे हैं। आगे देखिए बी क्लॉज, लिखा है नो पर्सन शैल सेल और ट्रांसफर एनी फायर आर्म अम्यूनिशन, कन्वर्जन कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट, प्रूव एनी फायर आर्म, एनी अदर पर्सन ही नोज हैज रीजन टू बिलीव। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ ऐसे व्यक्ति जो क्लॉज ए में बता रखे हैं, उनको ना, उनको ऐसा कोई भी चीज जो है, अगर विश्वास हो जाता है कि ये 21 साल से कम का है ना, एक कन्विक्टेड पर्सन है, ये व्यक्ति चैप्टर नंबर 8 की कैटेगरी में आता है, तो उनको ना तो कोई चीज सेल की जाएगी, ना ही ट्रांसफर की जाएगी, बेची नहीं जाएगी कोई भी चीज। पहले तो कैरी करने के लिए कहा था, पहले तो केवल इतना ही था कि एक्वायर नहीं कर सकता, पोजेशन नहीं कर सकता, और कैरी नहीं कर सकता। मतलब जो सेक्शन नंबर 3 में बता रखा था ना कि लाइसेंस होना चाहिए, तो वो एक्वायर, पोजेशन और कैरी कर सकता है। अब यहाँ पर उसके लिए मना कर दिया गया है, ऐसा करो व्यक्ति। दूसरा क्लॉज जो है वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति को सेल और ट्रांसफर भी नहीं किया जाएगा। मान लो कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, पागल है, मैंने बताया ना वहां पर एक दो शब्द लिखे थे, यंग पर्सन और कौन सा, सर्टेन अदर पर्सन, उसकी कैटेगरी में ये लोग भी आते हैं। कौन से व्यक्ति आते हैं, मान लो चैप्टर नंबर 8 के तहत कोई 25 साल का व्यक्ति आता है, कौन सा चैप्टर 8, सीआरपीसी का, तो क्या उसको लाइसेंस मिल जाएगा क्या, बॉन्ड के टाइम पीरियड के दौरान? नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर कोई पागल है तो उसको दे दो तो, अमेरिका में एक, यहाँ अमेरिका में तो क्या है, ये आर्म्स एक्ट के नियम तो है, लेकिन वहां पर खुली छूट होती है, किसी को भी लाइसेंस मिल जाता है, और कोई भी अपने पास गन रख सकता है। ठीक है। अमेरिका में किसी महिला, कोई महिला थी या पता नहीं कोई पुरुष था, आज से 5-7 साल पहले की बात है, उसके पास एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, वहां पर ऐसे गन कोई भी खरीद सकता है, कितनी बड़ी गन खरीद सकता है। उसने क्या, मॉल के अंदर सबके ऊपर गन चला दी, गोली चला दी, कम से कम 13-14 लोगों को मार दिया उसने, पता चला वो डिप्रेशन में थी। तो ऐसे करना यहाँ पर हमारे भारत में तो गुनाह है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे अनसाउंड माइंड पर्सन को नहीं दी जाएगी, सेल और ट्रांसफर भी नहीं की जा सकती किसी व्यक्ति के द्वारा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्लॉज नंबर 2 के अंदर एक शब्द लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। अंडरलाइन करो उस शब्द को। ये प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट का मतलब 21 साल नहीं है। प्रिस्क्राइब का मतलब मैंने क्या बताया था, बोलो। हाँ, प्रेस्क्राइब बाय रूल्स ऑफ दिस एक्ट। बिल्कुल, रूल्स रेगुलेशंस जो बना रखे हैं। अब मान लो कोई, अगर मान लो आर्मी में भर्ती करने का कोई प्रावधान ऐसा है कि 20 साल का व्यक्ति भर्ती हो सकता है आर्मी में, तो क्या उसको गन नहीं मिलेगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा सर। मिलेगी ना। तो यस ये सर। प्रिस्क्राइब पर्सन वही है, मतलब प्रिस्क्राइब की एज जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स डिफाइन की जाएगी अलग अलग कैटेगरी के पर्सन के लिए। ये पर्सन वो नहीं होगा जो आम व्यक्ति जो 21 साल का माना जा रहा है यहाँ पर, सब सेक्शन नंबर 2 के तहत। क्लियर होगी बात? कहीं आप समझ लो कि ये प्रिस्क्राइब का मतलब तो जो ऊपर लिख रखा है 21 साल, वो होगी। देखो यहाँ पर लिखा है प्रिस्क्राइब इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ सच ए फायर आर्म, मतलब उसकी ट्रेनिंग चल रही है व्यक्ति की, और ट्रेनिंग तो कभी भी किसी भी एज में चल सकती है।
वो, हाँ, वो सब चीजें इसके अंदर कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इसलिए वहां पर लिखा है कि जो सबसेक्शन नंबर 1 के क्लॉज नंबर ए के सब क्लॉज नंबर आई के अंदर जो बातें दे रखी हैं वो इस सेक्शन पर लागू नहीं होंगी। अंडरलाइन कर लेना एक शब्द और, जहां पर प्रिस्क्राइब एज लिमिट लिखी है, इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेनिंग। और इसने इस प्रोवाइजो में और अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। लिखा है कि हर एक व्यक्ति की एज डिफरेंट टाइप ऑफ फायर आर्म के लिए अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि हर किसी को एक तरीके की, भाई बड़ी मशीन गन भी आती है, छोटी भी आती है। तो अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू फायर आर्म्स को देखते हुए ही एज लिमिट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की काउंट होंगी। ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी कुछ भी दे दोगे उठा करके। ठीक है। अब देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सेक्शन नंबर 10। समझ में तो सारा कुछ आ रहा है ना? कुछ ऐसा तो नहीं है जो छूट रही हो चीजें आपकी? वैसे तो ऊपर ऊपर से समझनी चाहिए, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ा तरीके से याद होने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ। नहीं तो मैं मेन मेन चीजें इसमें से अंडरलाइन करवा देता। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखो, आपको पता ही है, मैंने जैसे बताया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे होता है। भारत के अंदर या तो कोई चीज हथियार या बारूद लाया जा रहा है, उसे कहेंगे इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट का मतलब है कि भारत से और भारत के यहाँ से कोई भी चीज एक्सपोर्ट की जा रही है, हथियारों को बाहर भेजा जा रहा है ना? अब उसके बारे में थोड़ा सा नियमों को बताया गया है। देखिए क्या क्या लिखा है। नो पर्सन शैल ब्रिंग इनटू और टेक आउट ऑफ द इंडिया बाय सी, लैंड और एयर। तीन तरीके बताए थे ना मैं थोड़ी देर पहले, कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। या तो लैंड के थ्रू, लैंड से कैसे, ट्रक से, एक ट्रक को भेजा जा रहा है, के अंदर सामान डाला गया, आर्म्स और अम्यूनिशन, उसके थ्रू भेजा। या आपने कैसे भेजा, हवाई जहाज के थ्रू, एयर एयर के तरीके से, आकाश से। दूसरा है सी, समुद्र के थ्रू, जहाजों के थ्रू। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो है, ना तो यहां से इंडिया से, ना तो बाहर और ना ही इंडिया के अंदर, किसी तरीके से, ना तो समुद्र के रास्ते से, ना जमीन के रास्ते से, और ना ही हवा के रास्ते से, ठीक है, वायु मार्ग के रास्ते से, कोई भी आर्म और अम्यूनिशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा, ना तो लाएगा ना ही ले जाएगा। ये है जनरल रूल। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका? कह रहा है जब तक कि उसके पास लाइसेंस नहीं हो। क्लियर होगी बातें? चलिए अब आगे देखिए प्रोवाइजो, इसमें बता रखा है कुछ नियम। वो कैसे नियम है उनको देख लीजिए। यहां पर लिखा है कि अ पर्सन हु इज एंटाइटल बाय द वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के नियमों के अनुसार, अब चाहे उस व्यक्ति पर कोई लाइसेंस हो या नहीं हो, ये बिल्कुल सेम वही बात कर रहा है जो आप अभी सब सेक्शन नंबर 2 की बात कर रहे थे मेरे से, कि इस एक्ट के बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर चाहे उस पर लाइसेंस नहीं हो, लेकिन फिर भी उसको अधिकार है ऐसा काम करने का, अपने पर्सनल यूज के लिए उसने ऐसा कोई चीज रख रखी है, तो वो लाता और ले जाता है, तो उसको यहाँ पर परमिशन मिल जाएगी। फिर वहां पर उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है उसका। देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज एंटाइटल बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स टू हैव और इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट। बस ध्यान रखना कि वो एक्ट के तहत प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट लिख दिया वहां पे। आगे लिखा है सच लॉ फ्रॉम हैविंग इन हिज पोजेशन ऑफ एनी आर्म अम्यूनिशन, और हमें तो पता है सब्जेक्ट मैटर दो ही है इसके, आर्म या अम्यूनिशन। May without a license in this behalf bring to or take out of the India such arm or ammunition reasonable quantities for his own private use। अब बताओ समझ में आ कि नहीं आया? मतलब एक रीजनेबल क्वांटिटी होगी कि हाँ भाई आपने अपने डिफेंस के लिए ये चीज रखी हुई है, लेकिन इस एक्ट के नियमों की पालना करते हुए, लेकिन चाहे आपके पास लाइसेंस नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। लेकिन इस एक्ट के नियम जो रूल्स बता रखे हैं, वो शेड्यूल के अंदर अलग अलग तरीके की कैटेगरीज होती है, उसमें उसमें बताए हुए हैं, तो उसके तहत आपको यहाँ पर चाहे लाइसेंस नहीं भी होगा तब भी इंडिया से बाहर और अंदर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब नहीं है कि हथियारों का पूरा जत्था लेके जा रहा है, वो एक गन भी अगर लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट ओन यूज के लिए लिखा हुआ है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब देखो आगे एक और चीज, मान लो हमारी इस कंट्री के अंदर कोई व्यक्ति बाहर से, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे बुलाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री बुलाए हैं बाहर के। ऐसा होता है ना, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम बाहर के लोगों को बुलवाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बड़े बड़े वीआईपी पर्सन आते हैं। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू ये निकाल दिया कि भाई ये व्यक्ति आ सकते हैं, और जब वो आएंगे तो कोई ऐसा थोड़ा ना कि अपने आप अकेले आएंगे। क्या लेके आएंगे वो? हथियार भी लाएंगे, क्योंकि उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी होगी। तो वो सारी चीजें लेके आएंगे, लेकिन हमारा तो लाइसेंस ले नहीं रखा उन्होंने, तो क्या मना कर देंगे क्या हम उनको लाने से? तो कह रहा है ऐसे लोगों को भी, अब वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो इम्पोर्ट होगा कि एक्सपोर्ट? बोलो, इम्पोर्ट हो रहे हैं ना वो तो हथियारों के साथ। तो फिर ऐसे केस में इनको परमिशन होगी, यहाँ पर इस चीज को बताया गया। देखो लिखा है विदाउट अ लाइसेंस, अब यहाँ पर लाइसेंस है क्या? नहीं है ना, फिर भी परमिशन दे रहे कि नहीं दे रहे? अंडरलाइन कर लेना, बोनाफाइड टूरिस्ट। या तो किसी कंट्री के बोनाफाइड टूरिस्ट हैं, या गवर्नमेंट ने खुद ने किसी को बुलाया है जिनको किसी तरीके की प्रोहिबिशन नहीं है उनके। लिखा है हु इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ऑफ दैट कंट्री, जिस कंट्री से वो आए हैं उनकी कंट्री ने भी उसके ऊपर वो नहीं लगा रखा, क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन किसी तरीके का, कि भाई ये पर्टिकुलर आदमी गन नहीं रख सकता। बिल्कुल। जैसे कि बाहर के जो लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ पर ओलंपिक गेम, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, स्पोर्ट्स में काम आती है ना बहुत सारी गन्स, बहुत सारे के तरीके के भाला, फायर आर्म्स, या कोई भी ऐसी चीजों को लेके आ रहे हैं वो लोग तो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं। जैसे अगर मान लो हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान वाली पार्ट है, उसमें क्या होता है, दो देशों का युद्ध होता है। अरे वो गेम खेलते हैं ना वो, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो देश आपस में अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना युद्ध की। तो वो अगर हो रहा है तो वो ला रहे हैं ना अपने वेपन्स यहाँ पर हमारे पास। हम भी तो कहीं जाते हैं जब लेके जाते हैं, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के थ्रू होता है, उसके लिए हर चीज के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको अब इस एक्ट के वर्च्यू तो है वो, लेकिन उनके लिए अलग से नियम बने हुए हैं। ठीक है, फिर वो इस एक्ट के अंदर कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पर टूरिस्ट को समझाया है कौन कौन होता है। ये टूरिस्ट जो है वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, और ये ध्यान रखो, ये जो टूरिस्ट होते हैं इस तरीके के, वो 6 महीने से ज्यादा का उनके पास अप्रूवल नहीं होता कि वो यहाँ 6 महीने से ज्यादा टिक सके एक बार में। 6 महीने से ज्यादा के लिए वो यहाँ नहीं रुकते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर टूरिस्ट बताया गया है। ठीक है। अब वो आए क्यों हैं? उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो बुलाया है, या वो कोई पार्टिसिपेशन करने आए हैं, रिक्रिएशन या कोई और काम के लिए आए हैं। जैसे बहुत लोग ट्रीटी करने आते हैं, अब हमारे यहाँ पर सम्मेलन चल रहे हैं अलग अलग तरीके के, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अभी हमारे यहाँ पर कभी ब्रिक्स की ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें भी तो आ रहे हैं लोग। तो वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 2, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कमिश्नर ऑफ कस्टम को अंडरलाइन कर लीजिए सबसे पहले। इसमें एक शब्द लिखा है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। कह रहा है कि सबसेक्शन नंबर 1 में लाइसेंस के बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, हमने ये बात मान ली है। लेकिन ये कह रहा है कि जो क्लॉज ए में जिन व्यक्तियों की बात की गई थी, या क्लॉज बी में जिन व्यक्तियों की बात की गई थी, भैया वो तो जत्थे के जत्था लेके आ रहे हैं अपने साथ। क्या लेके आ रहे हैं? बहुत सारे हथियार। अब वो हथियार ला रहे हैं, हमने वैसे तो मना नहीं की, लेकिन हमारी देश की सिक्योरिटी है कि नहीं कुछ? बताओ, हमारे यहाँ देश में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं? हमें तो लगा कि यार इस एक्ट के तहत इनको परमिशन मिली हुई है, लाइसेंस मिला हुआ है, सब काम है इनके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको आने दे रहे हैं। लेकिन हमें जब इतनी सारी चीजें देखने के बाद उन पर संदेह हो गया किसी तरीके का, या तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को हो गया है, या हमारे कमिश्नर को हो गया है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कमिश्नर ऑफ कस्टम को हो गया है, तो वहां पर उन लोगों की चीजों को जब्त कर लिया जाएगा। और जब तक जब्त करके रखा जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ना दे दे, या वो उनकी इंक्वायरी नहीं कर ले।
कि इनके पास ये चीजें कहाँ से आई है, क्योंकि उनको संदेह है, क्योंकि हमारी यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो जाएगा, पता चले कि इलीगल है सारी चीजें। बात समझ में आ गई? तो अपन नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसे केस में उनको वहीं की वहीं रोक सकते हैं। अंडरलाइन करो यहाँ पर, एक शब्द में अंडरलाइन करवाता हूँ, कहाँ है, रीजनेबलनेस ऑफ क्वांटिटी ऑफ आर्म्स, ऐसे करके। दूसरा शब्द अंडरलाइन कीजिए, मे डिटेन, हम उनको डिटेन कर लेंगे सारे आर्म्स और अम्यूनिशन को जो उस व्यक्ति के पोजेशन में है, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग क्या ना दे दे, कोई ऑर्डर ना निकाल दे। तीसरा शब्द अंडरलाइन कीजिए, एनी डाउट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, एनी डाउट टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी। आपको संदेह है, संदेह के चक्कर में आपने उसे पकड़ लिया है और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अच्छा, अब एक और चीज समझो, यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 3 में आपने अभी तक तो समझा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री और दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है ना। लेकिन ये क्लॉज नंबर 3 में ये कहता है कि हमारे एक इंडिया के भाग से दूसरे इंडिया के भाग पर जाता है तो वो भी इसी मीनिंग के अंदर आएगा, सेक्शन नंबर 10 के तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। क्लियर होगी बात? हाँ हाँ, और क्या। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पर इसी सेक्शन की मीनिंग के तहत आ जाएगा। अब सेक्शन नंबर 11 और 12 बहुत छोटे से हैं। सेक्शन नंबर 11 में पावर और प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द आर्म। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी चीज के ऊपर जो इंडिया के बाहर किसी पर्टिकुलर क्लास के और डिस्क्रिप्शन के, मतलब जिनकी डिजाइन अलग अलग तरीके की बनी है, क्लास ऑफ फायर आर्म्स है, उनके ऊपर नियम रेगुलेशंस जो रेगुलेट कर रही है, उनको क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है कि साहब इन चीजों को इंडिया के बाहर नहीं ले जाया जाएगा। मतलब दोनों चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाएगी ना, अंदर और बाहर दोनों के लिए। ऊपर लिखा तो था टाइटल में, प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्लियर होगी बात? सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। ठीक है, तीसरा है 12 नंबर का पॉइंट, पावर टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोहिबिट और ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स। अब ये क्या कह रहा है, इसे समझ लो। ये कह रहा है कि मान लो कोई ट्रांसपोर्ट हो रही है चीज इंडिया से एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, वहां पर कोई चीज इंडिया के अंदर ही है और इंडिया के अंदर एक भाग से, इंडिया के एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसपोर्ट हो रही है कोई चीज, ट्रक में जा रही है, किसी और वाहन से जा रही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कि भाई साहब ये चीज के ऊपर रोक लगाई जाए, उसे सीज करवा देगी भाई, कि भाई रेस्ट्रिक्शन कर देगी कि ये पर्टिकुलर चीज यहां से वहां तक नहीं जानी चाहिए, चाहे उनके पास लाइसेंस क्यों ना हो। और अगर लाइसेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे रखी है, तब तो कोई दिक्कत है क्या? तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही बातें हैं। देखो यहाँ पर नीचे लिखा भी होगा शायद, देखो कहाँ है, नो पर्सन शेल ट्रांसपोर्ट ओवर इंडिया एनी पार्ट देयर ऑफ आर्म अम्यूनिशन सच क्लास और डिस्क्रिप्शन, जैसा कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीजों के आर्म्स और अम्यूनिशन जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने चाहिए, ऐसा डायरेक्शन कर दिया, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये पर्टिकुलर डीलर जो है यहां से वहां ले जा सकता है, तो कोई तो रोकेगा क्या उसे? तब तो नहीं रोक सकता ना। बस यही बात बता रखी है। चाहे उसके पास लाइसेंस क्यों ना हो, डायरेक्शन किसने निकाल दिए? गवर्नमेंट ने, तब तो नहीं ले जा सकता। लेकिन किसी व्यक्ति को उसमें से स्पेसिफाई कर दिया कि केवल यही व्यक्ति लेके जाएगा, उसको लाइसेंस दिया उसके लिए, तो फिर वही मान्य होगा। आगे सर देखिए सेक्शन 11 और हाँ, सर सेक्शन 11 12 सेम बात नहीं बोल रहे, वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। कहाँ ये अरे भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो वहां हो रहा है और यहाँ हो रहा है, उसमें फर्क नहीं है क्या?
सर ऊपर पढ़ के आते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया में हो रहा है, वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आ रहा है, मतलब इंडिया के पार्ट में हो रहा है अरे वो भी। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पर आप इसे समझो, ऊपर जो सेक्शन नंबर 11 में जो बात की गई है, वो जो बात हो रही है वो इंडिया के बाहर जा रही है, इंडिया के अंदर आ रही है। और सेक्शन नंबर 12 जो बात कर रहा है वो इंडिया के अंदर ही घूम रही है, एक जैसे स्टेट से अपन 10 दूसरे में पढ़ स्टेट। के, हाँ, अपन 10 में अपन पढ़ते हैं ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया में एक पार्ट से 10 दूसरा पार्ट जो इस 10 चीज है का वो केवल जब कभी ऐसी लैंग्वेज लिखी आती है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो, क्योंकि वो स्पेसिफिकली 10 के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं कहता। ओके सर। अगर वो जनरल रूल होता, मतलब डेफिनेशन क्लॉज में ऐसा कुछ लिखा होता तब बात अलग थी, लेकिन वो 10 के ही रेफरेंस में कही है उसने बात, तो फिर वहां पर ये सेक्शन नंबर 11 और 12 पर काम नहीं करेगी। क्लियर होगी बात? यस सर। आगे देखिए, प्रोहिबिट सच ट्रांसपोर्ट टुगेदर, ऑल टुगेदर, और भी किसी तरीके का अगर ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो ऐसी चीजों को लेके जा रहा है तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकती है, प्रोहिबिशन लगा सकती है। और अगर कोई सी पोर्ट के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू, है ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध गवर्नमेंट लगा सकती है। ठीक है, तो ये करके इन्होंने समझा दिया है इसको, सारी चीजों को, सेक्शन नंबर 12 तक। यहाँ तक कोई डाउट है किसी तरीके का, कुछ पूछना है? सारी चीजें क्लियर है? सर इस एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट 1 अक्टूबर 1962 ही है ना? 1 अक्टूबर 1962 बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें 2-3 सेक्शन और रह रहे हैं, मैं सेक्शन नंबर 20 को छोड़ देता हूँ, और तो पढ़ा दूँ सारे, 19, 20, 22 और 23। सर 1 बज गई अब। अच्छा, हाँ, फिर सर और भी काम है। कल पढ़ा देना सर। ये यहाँ तक कोई डाउट थोड़ा ना, सारी चीजें सर क्लियर है ना? नहीं सर, डाउट नहीं है, ये अभी जो आपसे क्वेश्चन